मेरे दोस्तों, अगर आपको नोवेल पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और मेरे चैनल नोवेल एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको नया वीडियो तुरंत मिल सके। उसकी सांस एक बार अटक गई। उसकी जांघें कांप उठीं। मैंने उसकी क्लिप को जोर से चूसा, उंगलियां गहराई तक दबाईं, लगातार मालिश करती रहीं। उसका शरीर अकड़ गया। उसका सिर पीछे की ओर झटक गया। एक खामोश, खुले मुंह से निकली कराह। फिर एक के बाद एक जोरदार संकुचन की लहरें उसे जकड़ने लगीं। भीतरी दीवारें मेरी उंगलियों को कसकर जकड़ रही थीं। उसकी कमर जमीन से ऊपर उठ गई। उसके मुंह से एक दबी हुई आवाज निकली, हा हा हा। मैंने इसे सहन किया, चूसता रहा, दबाता रहा, जब तक कि कँपकँपी शांत नहीं हो गई। जब तक वह पूरी तरह से शांत नहीं हो गई। उसका चेहरा लाल हो गया। वह जोर जोर से सांस ले रही थी। उसकी त्वचा पर पसीने की एक हल्की सी चमक थी। जब उसकी आंखें अंततः खुलीं तो उनमें हार नहीं थी, बल्कि स्वीकृति थी और एक जबरदस्त जोश था। मैं धीरे धीरे उठा। कमरे में यौन संबंध की दुर्गंध फैली हुई थी, तीखी, कस्तूरी जैसी, भद्दी। वे फर्श पर और फर्नीचर के सहारे बेसुध पड़े थे, पूरी तरह से थके हुए। पसीने से तर त्वचा लाल हो गई। बाल बिखरे हुए थे, होंठ कटे हुए थे, गर्दन, कूल्हों और जांघों पर निशान उभर रहे थे। थकी हुई मांसपेशियों में अभी भी कंपन हो रही थी। नग्न, पूरी तरह से किसी के वश में। कोई तौलिया नहीं, कोई रुकावट नहीं, कोई संदेह नहीं, बस जीभ और स्पर्श से किए गए समर्पण का परिणाम। विक्टोरिया ने उखड़ी हुई सांस ली। उसकी आवाज़ कर्कश और फटी हुई थी। तुम यहाँ फिट नहीं होते, इरोस। तुम यहीं फंसे हो। अन्या ने बेजान शरीर होने के बावजूद भी आक्रामक मुस्कान बिखेरी। और पास से, इससे तो चोट के निशान पड़ जाएंगे। ऑर्टेगा धीरे धीरे उठ खड़ी हुई, कोहनियों के बल। उसकी निगाहें मेरी निगाहों पर टिकी थीं, एकदम स्पष्ट, तीव्र और स्थिर। उसने कुछ नहीं कहा। उसका एक पल का, सोच समझ कर किया गया इशारा कोई सहमति नहीं थी। ये पसीने और राहत में हस्ताक्षरित एक संधि थी। सत्ता के हस्तांतरण की स्वीकृति। एक वादा कि यह अंत नहीं है। यह एक ऐसे युद्ध की शुरुआत थी जहां अधिकार का स्वाद चखा गया था और वह पूर्ण रूप से सिद्ध हो चुका था। किले में सिर्फ सेंध नहीं लगी थी, वह पूरी तरह से खुला हुआ था। असली तूफान तो अब शुरू होने वाला था। मेरे होंठ ऑर्टेगा के होंठों से मिले। जोर से नहीं, मांगते हुए नहीं, बल्कि लेते हुए। धीरे धीरे, गहराई से, अधिकार जताते हुए। उसके होंठ खुले और जीभ उतनी ही तीव्रता से मेरी जीभ से टकराए। उसके सीने में एक धीमी सी गुर्राहट गूंजी। ऑर्टेगा के होंठ गर्म और बेहद प्रतिक्रियाशील थे, लेकिन उसके जबड़े का तनाव मेरे हाथों के नीचे उसके कंधों की अकड़न प्रतिरोध का संकेत दे रही थी। मेरे अंगूठे उसके जबड़े पर धीरे धीरे चलते रहे, उसे शांत करने के बजाय, मानो उसका नक्शा बना रहे हों। मेरी आंखें चमक उठीं, जिससे उसके घुटनों के बल बैठी जांघों की मांसपेशियों में दौड़ती सूक्ष्म कंपन, गले के निचले हिस्से में तेज धड़कती नब्ज और जांघों पर टिकी उसकी मुठ्ठियां स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगीं। यह डर नहीं था, यह एक किला था जिसकी दीवारें गर्व और नियंत्रण से भरी थीं, जो टूटने के लिए बेताब थी लेकिन ढहने से इनकार कर रही थीं। ये सिर्फ लेना नहीं है, ऑर्टेगा, मैंने उसके होठों पर फुसफुसाते हुए कहा और थोड़ा पीछे हटकर उसकी गहरी आंखों में दिख रही चुनौती भरी आग को देखा। यह आत्मसमर्पण है, इसे जाने दो। उसे जबरदस्ती करने के बजाय मैंने अपना रुख बदला। मेरी हथेलियां उसके चेहरे से फिसलती हुई उसकी गर्दन, उसके मजबूत कंधों पर से गुजरी और अंत में उसकी जांघों पर टिक गईं। मैंने अपनी उंगलियां उसकी उंगलियों में इस तरह लपेटी, जबरदस्ती नहीं, बल्कि एक अचूक उपस्थिति के साथ। मेरे अंगूठे उसकी हथेलियों के बीचों बीच दब गए। वहां धड़क रही थी तीव्र तंत्रिकाएं, एक सीधी रेखा। मैंने वहां के दबाव बिंदुओं पर धीरे धीरे और दृढ़ता से हाथ फेरा, हमारे बीच सुलग रही आग के लिए एक अजीब लेकिन सुकून देने वाला प्रतिरूप। उसके मुंह से एक तीखी फुफकार निकली, लेकिन उसकी मुट्ठियां थोड़ी ढीली पड़ गईं। उसकी निगाहें एक पल के लिए हमारे जुड़े हुए हाथों पर टिकी, फिर झट से मेरी ओर लौट आई। अब उस चुनौती में कुछ और भी मिला हुआ था, चौंकी हुई कमजोरी। अच्छा, मैंने धीरे से कहा। मैंने धीरे धीरे, सोच समझकर उसके हाथों को ऊपर उठाया और उसकी हथेलियों को अपनी छाती पर, धड़कते दिल के चीकू पर रख दिया। महसूस हो रहा है, यही लय है जो तुम मुझ में भी प्रवेश कर रही हो। उसकी उंगलियां सहज रूप से मुड़ गईं, नाखून मेरी त्वचा पर हल्के से रगड़ खा रहे थे। मैंने उसे वहीं थामे रखा, उसे गर्मी का एहसास होने दिया, जीवन शक्ति को उसकी हथेलियों में महसूस होने दिया। मेरे होंठ एक बार फिर नीचे उतरे, इस बार धीमी गति से, खोजबीन करते हुए। मैंने अपनी जीभ से उसके निचले होंठ के पूरे घुमाव को छुआ, फिर अंदर घुस गया, लूटने के लिए नहीं, बल्कि मखमली गर्माहट को महसूस करने के लिए, अपनी सांसों की लय को उसकी सांसों की लय से मिलाने के लिए। मैंने गहरी सांस ली, उसने भी ऐसा ही किया। मैंने धीरे धीरे सांस छोड़ी, उसके बाद एक उखड़ी हुई सांस निकली। यह एक सम्मोहक स्पंदन था, एक साझा सांस, एक साझा धड़कन बन गई। उस आंख ने मेरे खाली हाथ को उसके शरीर के केंद्र की ओर नहीं, बल्कि उसकी गर्दन के पिछले हिस्से की ओर निर्देशित किया, जहां मेरी उंगलियां घने काले बालों में उलझ गईं।
मैंने धीरे धीरे स्थिर दबाव डाला, उसे अपनी ओर खींचने के बजाय उसे स्थिर रखते हुए, उस पल में चुंबन की गहन अंतरंगता में उस मिलन बिंदु पर जहां उसके हाथ मेरे सीने से मिले थे, उसे बांधे रखा। मेरा दूसरा हाथ उसके हाथ पर जकड़ा रहा, उसकी हथेली पर लगातार गर्म दबाव बनाए रखा। ऑर्टेगा कांप उठी, इस बार पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसके कंधों का कठोर नियंत्रण पिघलने लगा। उसका चुंबन गहरा हो गया, अब केवल उग्र नहीं बल्कि भूखा, खोजपूर्ण। उसकी जीभ ने मेरी जीभ को नई तीव्रता से सहलाया, अवज्ञा की जगह एक मौन विनती ने ले ली। उसके हाथ, जो अब भी मेरी छाती पर दबे हुए थे, मुड़े हुए थे, उंगलियां चौड़ी फैली हुई थी, मानो वह मुझ में से और अधिक मेरी गर्मी में और मेरी लय में समाहित होने की कोशिश कर रही हो। मैंने उसके भीतर बदलाव की लहर महसूस की, किले की दीवारों में दरार फैलती हुई महसूस की। आंख ने इसकी पुष्टि की, उसके पेट के निचले हिस्से में जमा तनाव अब रक्षात्मक तनाव नहीं था, यह एक अलग तरह का तनाव था जो कसता जा रहा था और मुक्ति की ओर, नीचे की ओर बढ़ता जा रहा था। उसकी सांसें मेरे मुंह से लगकर अटक गईं और धीमी, तेज होती चली गईं। बोलने के लिए मैं थोड़ा पीछे हटी, मेरे होंठ उसके होंठों को छू गए। इसे छोड़ दो ऑर्टेगा, सब कुछ छोड़ दो, बस यह एहसास। मेरा अंगूठा उसकी हथेली पर और जोर से दबा, एक तेज झटका लगा। मेरा दूसरा हाथ उसके बालों में थोड़ा कस गया। सिर्फ हम दोनों, बस अभी, लड़ाई छोड़ दो। उसकी गहरी और भावभंगिमाती आंखें मेरी आंखों में टिक गईं। प्रतिरोध का अंतिम अंश भी क्षण भर के लिए क्षीण हो गया, फिर बुझ गया और उसकी जगह एक तीव्र, बेताब जरूरत ने ले ली। उसके मुंह से एक हल्की सी सिसकी और कराह निकली, जब आखिरकार उसका शरीर हार मान गया और वह मेरी ओर झुक गई, चुंबन में, साझा सांसों में और उसकी हथेली पर धड़कते स्पर्श बिंदु में। 3 महिलाएं, स्वयं को प्रस्तुत करती हुई, गर्म रोशनी में चमकती हुई, उनके शरीर लाल हो गए और प्रतीक्षा कर रहे थे। हवा में सेक्स और तेल की तेज गंध फैली हुई थी, एक शारीरिक भार। विक्टोरिया ड्रेसर से टेक लगाकर लेटी थी, बेजान लेकिन चेहरा लाल। आन्या दीवार से टिकी हुई थी, उसकी जांघें अभी भी कांप रही थीं। ऑर्टेगा गलीचे पर लेटी थी, उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी, पसीने से तर त्वचा हल्की रोशनी में चमक रही थी। लेकिन सुस्ती एक भ्रम थी, तूफान की तरह गुजर गई। एक एक करके उनकी नजरें उठीं। उन्हें प्रेम का आकर्षण नजर आया, और जो खालीपन वह पीछे छोड़ गया था, वह थकावट नहीं थी। वह एक दर्द था, एक ऐसा खालीपन जिसे भरने की तीव्र इच्छा थी। विक्टोरिया लड़खड़ाते हुए उठी। उसके काले बाल गर्दन और कनपटी से चिपके हुए थे। उसके होंठ सूजे हुए थे, कटे फटे से छिले हुए थे। लेकिन उसकी आंखें अब कोमल नहीं थीं, वे चौड़ी, काली और तीव्र ज्वाला से जल रही थीं। वह लड़खड़ाते हुए एक कदम उसकी ओर बढ़ी, फिर दूसरा। उसकी आवाज़ कर्कश और टूटी हुई सी निकली। एरोस, यह कोई सवाल नहीं था, यह एक घोषणा थी। बहुत हो गया स्वाद लेना, बहुत हो गया खेलना, मुझे तुम्हारे अंदर की ज़रूरत है अभी। आन्या दीवार से हट गई, उसके बाल उलझे हुए घेरे की तरह लग रहे थे। उसकी हरकतें जानलेवा रूप से आकर्षक और शिकारी जैसी थीं। वह चलकर उसके पास नहीं आई, वह खामोश इरादे से उसके करीब आती गई, जब तक कि वह उससे कुछ इंच की दूरी पर नहीं आ गई। उसकी चांदी जैसी आंखें, जो आमतौर पर शांत और विश्लेषणात्मक यंत्रों की तरह होती थीं, पिघली हुई धातु की तरह धधक रही थीं। उनमें कोई कंपन नहीं बचा था, बस एक दबी हुई शक्ति थी जो मुक्ति के लिए तड़प रही थी। उसने सीधे उसकी आंखों में देखा, उसकी आवाज़ धीमी, तीखी और धुंध को चीरती हुई सी लग रही थी। तुमने हमें अपना मुंह दिखाया कामदेव, तुमने हमें अपने हाथ दिखाए, हमें अपना लिंग दिखाओ, मुझे जोर से चोदो। उसने पलकें भी नहीं झपकाईं। मुझे दोबारा पूछने पर मजबूर मत करो। ऑर्टेगा संयमित, सशक्त गरिमा के साथ उठीं। शर्म का कोई निशान नहीं, आत्मसमर्पण का कोई संकेत नहीं। उनकी गहरी आंखें, जो कुछ क्षण पहले तीव्र और भावहीन थीं, अब एक तीव्र, आदिम भूख से भरी थीं जो दूसरों की भूख को प्रतिबिंबित करती थी, लेकिन उससे कहीं अधिक ठंडी, गहरी और असीम रूप से खतरनाक थी। वह जल्दी से पास नहीं आई। उसने अपना समय लिया, हर कदम सोच समझ कर उठाया, और उसमें एक आत्मविश्वास झलक रहा था। जब वह उसके सामने खड़ी हुई, इतनी करीब कि उसकी गर्मी महसूस कर सके, तो उसकी निगाहें उससे मिल गईं। उसकी आवाज़ कर्कश नहीं थी, वह कोई विनती नहीं थी, वह मखमल में लिपटे लोहे जैसी दृढ़ता थी। एक फैसला, हे कामदेव, तूने हमें अपने मुख से टुकड़े टुकड़े कर दिया है। तूने अपने हाथों से हमारी त्वचा पर निशान बना दिए हैं, अब हमें फिर से बना, अपने शरीर से। एक सन्नाटा, अनकही शक्ति से भरा हुआ। हम सबको भोगो, हम सबको, जब तक हम अपना नाम न भूल जाएं, जब तक हम सिर्फ तेरा नाम न जान लें। वह कमरे के बीचों बीच एकदम स्थिर खड़ा था। हवा में उनकी सामूहिक मांग गूंज रही थी, एक प्रत्यक्ष शक्ति उस पर दबाव डाल रही थी। वह जरा भी नहीं हिला, उसने मुस्कुराया भी नहीं। उसकी निगाहें उन पर घूम गईं। विक्टोरिया की तीव्र जरूरत, आन्या की शीतल अग्नि और ऑर्टेगा के भयावह आत्मविश्वास को उसने महसूस किया। उसने देखा कि उनके शरीर उसकी ओर झुक रहे थे, अब समर्पण में नहीं, बल्कि अधिकार जताने के लिए।
चुनौती का बोझ उन पर भारी था, ठीक वैसे ही जैसे उनकी रिहाई की गंध घनी थी। उसकी अपनी आंखें, जो पॉलिश किए हुए पत्थर की तरह गहरी और भावहीन थीं, एक नई तीव्रता से चमक उठीं। ये त्वचा का मानचित्रण करने वाली आंख की केंद्रित गर्मी नहीं थी, बल्कि अनियंत्रित इरादे की अथाह गहराई थी। शिकारी जैसी खामोशी टूट गई। एक धीमी, सधी हुई सांस ने उसकी छाती को फैला दिया। उसने एक शब्द भी नहीं बोला। खामोशी ही उसका जवाब थी। उसके शरीर का हल्का सा हिलना, जबड़े का कसना, उसकी निगाहें उनकी जलती हुई आंखों से उतरकर पसीने से तर शरीर की रेखाओं पर टिक गईं, उन उभारों और गड्ढों पर ठहर गईं जिन्हें वह पहले ही जीत चुका था और अब उन पर अपना अधिकार जमाना चाहता था। डांस फ्लो खाली था। विक्टोरिया सबसे करीब थी, उसकी सांसें तेज चल रही थीं, उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। मैं तुरंत उसकी ओर बढ़ा, मेरे अंदर का पेशेवर अलगाव गायब हो गया। मेरा हाथ उसकी पसलियों पर सरका, उंगलियां धीरे धीरे उसके स्तन के संवेदनशील निचले हिस्से पर फिराईं और फिर उसके भरे हुए गर्म भार को थाम लिया। मेरी हथेली पर उसका निपल्स तुरंत एक सख्त, उत्तेजित बिंदु की तरह उभर आया। मेरा दूसरा हाथ उसकी गर्दन के पिछले हिस्से में उसके बालों में उलझ गया और मैंने उसका सिर जबरदस्ती पीछे की ओर झुका दिया, जिससे उसकी लंबी, नाजुक गर्दन की रेखा दिखाई देने लगी। वहां उसकी नब्ज तेजी से धड़क रही थी, बेकाबू बेकाबू। मैंने अपना मुंह उस पर रखा, चुंबन नहीं, बल्कि एक जोरदार, चूसने वाला खिंचाव, उसकी त्वचा पर निशान छोड़ते हुए। वह हौंफ उठी, उसकी सांस तेज हो गई, उसके कूल्हे अनियंत्रित रूप से आगे की ओर झटक गए, जैसे संपर्क चाहते हों। मेज के उस पार आन्या देख रही थी, उसके बाल बिखरे हुए थे, उसकी आंखों में उम्मीद की गहरी चमक थी। मेरा बायां हाथ क्षण भर के लिए ओर्टेगा की जांघ से हटा और फिसलते हुए आन्या की पसीने से तर रीढ़ की हड्डी पर चला गया। वह बिल्ली की तरह स्पर्श से तन गई। मेरी उंगलियां उसके नितंबों के बीच की दरार पर फिरीं, फिर नीचे गईं और उसकी जांघों के बीच की गर्म, गीली चिकनाई को महसूस किया। वह पूरी तरह भीगी हुई थी, तैयार थी। मैंने एक ही झटके में अपनी 2 उंगलियां पूरी गहराई तक उसके अंदर डाल दीं। उसके होंठों से एक गहरी सिसकी निकली, उसका शरीर मेरी उंगलियों के चारों ओर कस गया। मैंने अपनी उंगलियों को मोड़ा, भीतर गहराई में उस मुलायम जगह को खोजा, धीरे धीरे, जानबूझकर सहलाया, जबकि मेरा अंगूठा उसकी क्लिटोरिस तक पहुंचा और उस सूजी हुई जगह को लगातार दबाव के साथ गोल गोल घुमाया। उसकी जांघें कांप उठीं। धत्तेरे की, ओर्टेगा ने सांस ली, उसकी आंखें आखिरकार खुल गईं। वासना के गहरे कुंड उस जगह पर टिके हुए थे जहां आन्या को उंगलियों से छेड़ा जा रहा था। उसका अपना हाथ नीचे चला गया, उंगलियां पहले तो हिचकिचाईं, फिर उसकी अपनी परतों से फिसल गईं। मैंने वह क्षण देखा जब उसे अपनी क्लिटोरिस का पता चला, उसके कूल्हे टेबल से ऊपर उठ गए और उसके गले से एक धीमी सी सिसकी निकलने लगी। विक्टोरिया, मैंने कठोर स्वर में आदेश दिया। वह अचंभित होकर पलकें झपकाईं। उसे छुओ, मुझे समझ आ गई। गले और स्तन पर हुए हमले से अभी भी कांप रही विक्टोरिया ने अपना शरीर घुमाया। वह आन्या की ओर झुकी और उसके एक सुंदर, चांदी की धूल से सने निप्पल को अपने मुंह में ले लिया, ठीक उसी समय जब मैंने अपनी उंगलियों को आन्या की योनि में और गहराई तक डाला। आन्या की चीख फूट पड़ी, एक ऐसी आवाज़ जो असीम आनंद से भरी थी। उसका शरीर उसके स्तन पर मुंह और उसे सहलाती उंगलियों के बीच छटपटा रहा था। विक्टोरिया जोर से चूस रही थी, उसके दांत संवेदनशील उभार को छू रहे थे, जबकि उसका हाथ आन्या की कमर पर फिसलते हुए उसके कूल्हे की सिलवटों को सहला रहा था। मैंने ओर्टेगा के लेटे हुए शरीर पर हाथ बढ़ाया और मेरा दाहिना हाथ विक्टोरिया की उस कलाई तक पहुंचा जिसका वह इस्तेमाल नहीं कर रही थी। मैंने उसे सहारा दिया और उसकी उंगलियों को नीचे नीचे धकेला, जब तक कि वे मेरी उंगलियों से नहीं मिल गईं, जहां मैं आन्या के भीतर समाया हुआ था। मैंने उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों से सटाया, उसे चिकनी गर्मी और लयबद्ध जकड़न का एहसास कराया। विक्टोरिया ने आन्या के निप्पल के पास आह भरी, कंपन से आन्या से हर उठी। मैंने अपनी जुड़ी हुई उंगलियों को एक साथ चलाना शुरू किया, आन्या को एक साथ चौदते हुए। मेरा अंगूठा अभी भी उसकी क्लिट को रगड़ रहा था। विक्टोरिया की उंगलियां दबाव बढ़ा रही थीं, उसे और चौड़ा कर रही थीं। आन्या खो गई थी। शब्द स्पष्ट ध्वनियों में बदल गए, हौंफना और सिसकना एक हताश विनती में घुल मिल गए। कृपया, हे भगवान, कृपया। ओर्टेगा बेकाबू हो गई थी, उसकी उंगलियां उसकी क्लिटोरिस पर तेजी से चल रही थीं। उसका दूसरा हाथ मेज के किनारे को कसकर पकड़े हुए था, उंगलियों के जोड़ सफ़ेद पड़ गए थे। उसकी सांसें छोटी छोटी और तेज चल रही थीं, उसकी कमर उसके ही हाथ से रगड़ रही थी। विक्टोरिया और मुझे आन्या को परेशान करते देख वह तेजी से मानसिक रूप से टूट रही थी। उसकी आंखें मेरी आंखों में टिकी हुई थीं, चौड़ी और हताश। उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा, कृपया, मुझे मत छोड़ो। मुझे एक अंतर्मुखी उत्तेजना महसूस हुई। तौलिए गिरने के बाद से ही मेरा लिंग कड़ा और दर्द से तड़प रहा था, और अब वह जोर से फड़क रहा था। मैंने अपनी उंगलियां और विक्टोरिया की भी आन्या की गीली योनि से निकालीं। अचानक खालीपन महसूस होने पर ओर्टेगा सिसक उठी। विक्टोरिया सीधी खड़ी हुई, उसके होंठ सूजे हुए थे, उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। मैं आन्या के पास गया और उसके फैले हुए पैरों के बीच खड़ा हो गया। वह हौंफते हुए मुझे देख रही थी, उसकी निगाहें मेरे उत्तेजित लिंग पर टिक गईं।
मैंने अपने हाथों पर लगे तेल से अपने लिंग को चिकना किया। वह ठंडा तरल हम दोनों से निकल रही गर्मी के साथ मिल गया। मैंने कुंद नोक को उसकी भीगी हुई योनि पर रखा और केवल उसका सिरा अंदर धकेला। उसकी भीतरी मांसपेशियां मेरे चारों ओर बेतहाशा फड़फड़ाने लगीं, मानो मुझे मखमली शिकंजे में जकड़ रही हों। मैंने नीचे उसकी ओर देखा, उसके चेहरे पर उभरी हुई बेताब भूख को। क्या तुम्हें यही चाहिए? मैंने गुर्राते हुए कहा। हाँ, वह फुफकारते हुए बोली और ज्यादा लेने के लिए अपने कूल्हों को ऊपर उठाने की कोशिश करने लगी। मुझे चो दो, अभी। मैंने पूरी ताकत से आगे बढ़ते हुए एक ही जोरदार झटके में अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। आन्या चीखी, उसकी पीठ मेज से हिंसक रूप से ऊपर उठी, उसकी टांगें तुरंत मेरी कमर के चारों ओर जकड़ गईं और मुझे अपनी जलती हुई योनि में और गहराई तक खींच लिया। वह अविश्वसनीय रूप से कसी हुई थी, उसकी योनि मेरे लिंग को जकड़े हुए थी, बेहद गीली थी, उसकी भीतरी दीवारें मखमली शिकंजे की तरह जकड़ रही थीं, लगभग दर्दनाक रूप से। मैंने उसके शरीर की हर फड़फड़ाती नस को महसूस किया, उसकी पिघलती हुई गर्मी मेरे लिंग को भिगो रही थी। मैं रुका नहीं। मैंने एक तेज और सख्त लय बना ली, अपने लिंग को पीछे की ओर तब तक खींचता रहा जब तक कि उसका केवल सिरा ही उसके प्रवेश द्वार के अंदर नहीं रह गया। उसकी चिकनी चूषण की प्रतिक्रिया को महसूस किया, फिर पूरी ताकत से अंदर तक धकेल दिया। मांस के गीले चूसने वाले थपथपाहट की आवाज कमरे में गूंज उठी। हर प्रहार गहरा होता गया। कुंद सिर उसकी गर्भाशय ग्रीवा पर प्रहार करता रहा, उसके शरीर को झकझोरता रहा, जिससे उसके भारी स्तन बेतहाशा उछलने लगे। हर क्रूर धक्के के साथ उसकी योनि मेरे चारों ओर सिकुड़ती और लहरें पैदा करती रही, मुझे उसकी उमंग में सराबोर कर देती रही, मेरी इंद्रियों को समर्पण के कच्चे गीले मखमली एहसास से भर देती रही। ऑटेगा, मैंने कराहते हुए कहा और आन्या की ओर अपनी गति धीमी नहीं की। ऑटेगा हमें देख रही थी, उसका चेहरा अभी भी लाल था और वह अनजाने में एक हाथ से अपने निपल्स को सहला रही थी। विक्टोरिया के चेहरे पर टूट पड़ो, अभी। ऑटेगा ने तेजी से हरकत की, अपना पैर विक्टोरिया के ऊपर से घुमाते हुए अपनी टपकती योनि को सीधे विक्टोरिया के मुंह के ऊपर रख दिया। विक्टोरिया को और किसी प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं थी। उसने ऑटेगा की कमर पकड़ी और उसे नीचे खींच लिया, उसकी जीभ गहराई तक जाकर तीव्र गति से चाटने और चूसने लगी। विक्टोरिया के होंठों के स्पर्श से ऑटेगा ने अपना सिर पीछे की ओर झुकाया और फिर से चीख पड़ी, उसके हाथ मेज के किनारे पर टिके हुए थे। मैं रुका नहीं। मेरा बायां हाथ उसके दाहिने स्तन पर जोर से लगा, उंगलियां मांस में गहराई तक धंस गईं और मैंने अंगूठे और उंगली के जोड़ के बीच उसके निप्पल को बेरहमी से लेकिन धीरे से दबाया और मरोड़ा। वह हौंफ उठी और उसकी रीढ़ और झुक गई। उसी समय मेरा दाहिना हाथ आन्या के पसीने से लथपथ पेट पर फिसल गया, अंगूठा उसकी क्लिटोरिस को जोर से दबा रहा था, एक कठोर रगड़ने वाला गोलाकार स्पर्श जिससे वह चीख पड़ी। फिर से, धत्तेरे की। मेरे कूल्हों ने नियंत्रण ले लिया। मैं तब तक बाहर खींचता रहा जब तक कि मेरा सूजा हुआ सिर ही आन्या के प्रवेश द्वार के अंदर नहीं रह गया, उसकी चिकनी दीवारों को मुझे चूसते हुए महसूस कर रहा था। फिर मैंने पूरी ताकत से वापस अंदर धकेल दिया, इतनी जोर से धक्का दिया कि मेज फिसल गई। प्रत्येक टक्कर के साथ गीली, बेतरतीब सी आवाजें गूंज रही थीं। हर बार बेरहम था। लिंग का गहरा प्रहार, नुकीला सिरा उसकी गर्भाशय ग्रीवा पर प्रहार कर रहा था, उसके पूरे शरीर को हिला रहा था। हाथ ऑटेगा के स्तन को मसल रहा था, उंगलियां निप्पल को कुचल रही थीं, जिससे वह सिसकियां और कराहें भर रही थी। अंगूठा आन्या की भक्षेप को रगड़ रहा था, लगातार कष्टदायक गोलाकार गति से, जिससे उसकी जांघें बुरी तरह कांप रही थीं। उसका शरीर मेरे नीचे बेतहाशा हिल रहा था, उसकी योनि मेरे लिंग के चारों ओर एक गीले, लालची गले की तरह सिकुड़कर लहरें बना रही थी। मैंने उसकी गर्म तरल पदार्थ की बौछार महसूस की जो मेरे लिंग को भिगो रही थी और मेरे अंडकोशों पर टपक रही थी। तुम्हें ये पसंद आया, आन्या? मैंने गुर्राते हुए कहा और झुककर उसके कंधे पर काट लिया, साथ ही और भी जोर से धक्के मारते हुए उसे ऐसे चोद रहा था जैसे उसे चीर देना चाहता हो। वह जवाब नहीं दे सकी, बस एक दबी हुई, टूटी हुई चीख निकली। जैसे ही उसकी पीठ मेज से ऊपर उठी, उसकी योनि मेरे चारों ओर लहरों की तरह कांपने लगी। मेरे हाथ में उसका निप्पल कसकर धड़क रहा था और मेरी उंगली के नीचे उसकी क्लिटोरिस फड़क रही थी। मैंने हर कंपकंपी के साथ उसे चौदा, मेरा लिंग अंदर बाहर हो रहा था। मेरे हाथ उसके हर झटके और चीख को अपने वश में कर रहे थे, जब तक कि वह बेजान और थकी हुई, आंसुओं और पसीने से लथपथ चेहरे के साथ गिर नहीं पड़ी। आन्या मेरे नीचे बेकाबू होती जा रही थी, उसकी अंदरूनी मांसपेशियां फड़कने लगी और हर जोरदार धक्के के साथ मेरा लिंग उत्तेजित होता जा रहा था। उसकी सांस अटक गई, फिर चरम सुख की अनुभूति होते ही वह कांप उठी। ओह, धिक्कार है! ओह, धिक्कार है! हाँ, वह चीखी, उसका पूरा शरीर कांप रहा था, उसके नाखून मेरी पीठ पर खरोंच रहे थे। उसके आने का दृश्य और उसकी आवाज़, साथ ही विक्टोरिया द्वारा कुछ ही इंच की दूरी पर ऑटेगा को खा जाने की गीली आवाज़ों ने हमें बेकाबू कर दिया। मेरे अंडकोश कस गए, मेरी दृष्टि धुंधली हो गई। मैंने आन्या पर आखिरी बार जोरदार प्रहार किया, अपने लिंग को जोर से धड़कते हुए उसके भीतर गहराई तक गाड़ दिया और अपनी वीर्य की धार को उसकी गर्माहट में गहराई तक प्रवाहित कर दिया।
मेरे गले से एक कर्कश दहाड़ निकली जब मैंने अपना वीर्य उसके भीतर खाली कर दिया और वह भी मेरे लिंग पर चरम सुख तक पहुंच गई। हमारे पास ही ऑर्टेगा भी चीख पड़ी। उसका शरीर कांप रहा था क्योंकि विक्टोरिया उसे चरम सुख तक ले जा रही थी, ऑर्टेगा के शरीर से सटकर। विक्टोरिया कराह उठी, उसकी कमर अभी भी अनजाने में हिल रही थी। ऑर्टेगा के वीर्य को पीते हुए वह राहत की तलाश कर रही थी। आवाजें धीरे धीरे मंद पड़ गईं, उखड़ी हुई सांसें, धीमी सिसकियां, शरीरों के अलग होने की हल्की आवाजें। तेल, पसीना और यौन संबंध की तीव्र गंध हवा में फैली हुई थी। विक्टोरिया ने ऑर्टेगा को छोड़ दिया, जो उसके बगल में बेजान होकर गिर पड़ा। आन्या मेरे नीचे बेजान सी पड़ गई, उसकी जांघें ढीली पड़ गईं। मैं झुक गया, अपनी कोहनियों के सहारे खुद को संभालते हुए सांस लेने की कोशिश कर रहा था। हल्की रोशनी में त्वचा पर पसीना और तेल चमक रहा था। उन 3 महिलाओं के संतुष्ट और थके हुए चेहरे चमक रहे थे जिन्हें मैं अभी अभी राहत देने के लिए लाया था। मेरे हाथों ने उन्हें लैसे कहीं अधिक दिखाया था, उन्होंने उन्हें विस्मृति दिखाई थी। आन्या ने मुझे पटक कर बिस्तर पर पटक दिया, उसकी चांदी जैसी आंखें गुस्से से लाल थीं और उसने मेरे सीने को धक्का दिया। अभी भी मेरा है, वह गुर्राए और मेरे ऊपर चढ़कर ऑर्टेगा से अभी भी चिकने मेरे लिंग पर अपना अधिकार जताने लगी। बिल्कुल भी नहीं। मेरे हाथ बिजली की तेजी से आगे बढ़े और उसकी कमर को जकड़ लिया। मैंने उसे धक्का नहीं दिया, मैंने उसे पलट दिया और बेरहमी से घुमाया। पीठ के बल गिरते ही उसकी सिसकी चीख में बदल गई। मेरी बांह उसकी कॉलरबोन को कुचल रही थी। इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया दे पाती, मैंने उसकी जांघों के नीचे हाथ डालकर उसे खींच लिया। मैंने उसे तब तक ऊपर खींचा जब तक उसकी जांघें मेरे सिर के चारों ओर न आ गईं। उसकी टपकती योनि मेरे मुंह के ऊपर मंडरा रही थी। चिकनी परतें फूल गईं, चमक उठीं। उसकी सुगंध तीखी, उत्तेजित, आन्या मेरी इंद्रियों को सराबोर कर गई। एरोस, उसने शुरू किया। मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। आदेश उसकी भीतरी जांघ पर कंपन कर रहा था। मुझ पर सवार हो जाओ, विक्टोरिया। अभी। विक्टोरिया बिस्तर पर चढ़ गई और मेरी कमर पर बैठ गई। उसका हाथ मेरे लिंग पर लिपट गया, जो अभी भी मोटा, बेहद सख्त और आन्या के रस से लथपथ था। जैसे ही उसने इसे अपनी योनि के द्वार पर रखा, मेरा लिंग उत्तेजित हो गया। उसका निचला हिस्सा मुट्ठी की तरह फूल गया, अगला हिस्सा चौड़ा होकर सिकुड़ गया। उसके नीचे जाने से पहले ही वह उसकी योनि की तंग बनावट के अनुरूप ढल गया। वह धीरे धीरे, इंच दर इंच, खिसकती हुई नीचे उतरी। उसके गले से एक गहरी कराह निकल पड़ी क्योंकि उसकी आंतरिक दीवारें उस बदलते हुए अंग को जकड़कर कुचलती और जकड़ लेती थीं। हे भगवान, कामदेव, यह बदल रहा है। उसकी आंखें पीछे की ओर घूम गईं। वह पूरी तरह से बैठी हुई थी, मेरे लिंग के आधे हिस्से में धंसी हुई थी जो अब उसके अंदर पिघली हुई, हिलती हुई मुट्ठी की तरह समा गया था। मैंने उसके शरीर की हर उभार को महसूस किया। मेरे लिंग के उसके अंदर धड़कने से उत्पन्न चिकनी, मखमली गर्मी की लहरें उठ रही थीं। वह फिर से मोटा हो रहा था, उसे और चौड़ा कर रहा था। अब मैंने अपना सिर उठाया और आन्या की क्लिट पर अपना मुंह रख दिया। धिक्कार है। विक्टोरिया की योनि मेरे लिंग को कसकर जकड़े हुए थी, पूरी तरह गीली, लयबद्ध ढंग से सिकुड़ती हुई। उसकी अंदरूनी दीवारें हौंफते हुए फड़फड़ा रही थीं। मैंने उसकी योनि से निकलने वाले गर्म तरल को महसूस किया, जो मेरे लिंग पर बह रहा था और मेरे अंडकोश से नीचे टपक रहा था। इसके जवाब में मेरा लिंग फूल गया और उसका निचला हिस्सा उसकी भक्षेप से रगड़ खा रहा था, जबकि वह छटपटा रही थी। मेरे मुंह पर आन्या की योनि और भी तीखी, चमकदार थी, नमकीन, कड़वी, टपकती हुई, सूजी हुई मांसल त्वचा मेरी जीभ के नीचे फिसल रही थी। मैंने उसकी क्लिप को गहराई से चूसा, उसके सिरे पर तेज कठोर स्ट्रोक लगाए। वह झटक उठी, उसकी जांघें मेरे सिर को कुचल रही थीं, जिससे मेरी ठुड्डी ताजे गीलेपन से भर गई। उसकी भीतरी मांसपेशियां मेरी जीभ के चारों ओर कस गईं जब मैंने उसे हल्के से संभोग किया। दोनों छेद मेरे स्वामित्व में थे। नीचे, मेरा लिंग विक्टोरिया के अंदर धड़क रहा था, मोटा, पतला, चौड़ा होता हुआ गहराई तक जा रहा था। हर बार जब वह नीचे की ओर जोर से धक्के मारती थी तो उसकी गर्भाशय ग्रीवा मेरे लिंग के सिरे को छूती थी। गीली थपथपाहट की आवाज़ें गूंज रही थीं, जो उसकी दबी हुई कराहों के साथ मिल रही थीं। ऊपर, मेरी जीभ आन्या की क्लिटोरिस पर एक धुंधली सी हथियार की तरह चल रही थी। 2 उंगलियां उसकी योनि में घुस गईं, ऊपर की ओर मुड़ती हुई, उस पंजी जगह पर चुभ गईं जहां आंख चमक रही थी। वह चीखी, मेरे मुंह में वीर्य भर आया, उसकी जांघें बुरी तरह कांप रही थीं। सर्किट जुड़ गया। विक्टोरिया की कसी हुई योनि ने आन्या पर मेरे मुंह के गुस्से को और भड़का दिया। आन्या की चीखें और बहता रस विक्टोरिया के अंदर मेरे लिंग को जोर से फड़कने पर मजबूर कर रहे थे। दोनों औरतें कांप रही थीं। विक्टोरिया मेरे बदलते लिंग पर ऐसे सवार थी जैसे वह उसे मार रहा हो। आन्या अपनी योनि को मेरे चेहरे पर ऐसे रगड़ रही थी जैसे वह मुझे डुबो देना चाहती हो। मुझे बस इतना महसूस हुआ कि मैं एक कुतिया हूँ। सामने, गीली, रगड़ती हुई गर्मी, जीभ के नीचे क्लिटोरिस, उंगलियों के चारों ओर की दीवारें, ठुड्डी पर रस की बाढ़। पीठ, चिकना, कुचलने वाला दबाव, लिंग पूरी तरह से अंदर धंसा हुआ, दीवारें हर हरकत से निचोड़ रही हैं, क्रीम मेरे पूरे शरीर पर लिपटी हुई है। वे बस छेद थे, वे छेद जिन्हें मैंने भरा, वे छेद जिन्हें मैंने बनाया।
और मैं ही वह साक्षात देवता था जिसने उन्हें खोला। धत तेरे की! आन्या की पीठ गद्दे से ऊपर उठ गई। मेरी जीभ बेकाबू होकर उसकी सूजी हुई योनि को तेजी से और बेरहमी से सहला रही थी। एक हाथ उसके पेट के निचले हिस्से पर फैला हुआ था, उंगलियां अंदर धंसी हुई थीं, उसे दबाए हुए थीं। दूसरा हाथ नीचे सरका, 2 उंगलियां उसकी गीली कसी हुई योनि में गहराई तक घुस गईं। मैंने उन्हें ऊपर की ओर मोड़ा, उस खुरदुरे स्थान पर प्रहार किया। उसके अंदर संवेदनशील स्थान तेजी से धड़क रहे थे। मैंने नीचे जल रही लय से ताल मिलाते हुए जोर जोर से तेजी से अपने पैर हिलाए। मेरे नीचे विक्टोरिया और भी जोर से हिलने लगी। पहले तो धीरे धीरे, अपने कूल्हों को हिलाते हुए, अपने अंदर हो रहे असंभव बदलावों को महसूस करते हुए, ऊपर उठते समय उभारते हुए, नीचे जाते समय चिकनाई से सिकुड़ते हुए, उन नसों को उत्तेजित करते हुए जिनके अस्तित्व के बारे में उसे कभी पता भी नहीं था। झिझक गायब हो गई। वह पूरी लगन से आगे बढ़ी, ऊपर उठती रही जब तक कि केवल उभरा हुआ सिर अंदर नहीं रह गया, फिर जोर से नीचे आती रही, हर बदलते हुए इंच को अंदर समाहित करती रही। उसकी आहें बेताब ऊंची चीखों में बदल गईं। हाँ, हे भगवान, हाँ, यह अविश्वसनीय है। मैंने अपनी 2 उंगलियां आन्या के भीतर फिर से गहराई तक डाल दी, उसकी योनि के भीतरी हिस्से पर लगातार रगड़ते हुए। मेरी जीभ उसकी क्लिटोरिस को चूम रही थी, उसे अपने होठों के बीच चूस रही थी। उसकी चीख गले में अटक गई। उसकी जांघों ने मेरे सिर को जकड़ लिया, लेकिन मेरी पकड़ लोहे जैसी थी, मेरी बाहें उसकी कमर को दबा रही थीं। वह छटपटा रही थी, लेकिन मैंने उसे थामे रखा। गीलापन मेरी उंगलियों पर फैल गया, मेरी ठुड्डी से नीचे बह गया। एरोस, कृपया! और जोर से उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, और उसकी यह आज्ञा एक सिसकी में बदल गई। मैंने दबाव बढ़ा दिया, उसकी क्लिटोरिस को गहराई तक चूसते हुए, अपनी जीभ से उसे रगड़ते हुए। उंगलियां उस सटीक क्रू लय में पिस्टन की तरह चल रही थीं। उसकी चीखें अस्पष्ट हो गईं, गालियां, टूटे फूटे शब्द। विक्टोरिया के अंदर मेरा लिंग एक जीवित प्राणी की तरह सहज रूप से हिल रहा था। जैसे ही वह बेतहाशा उछलने लगी, उसका मोटा आधार और अधिक फूल गया, और जब वह नीचे की ओर धक्के मारती तो उसकी भक्षेप को रगड़ खाता। लिंग के शाफ्ट पर स्पंदनशील उभार बन गए जो हर बार बाहर निकलने पर उसकी योनि को रगड़ते थे। वह खुलकर बोली, बस, 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 बस आने ही वाला हूँ। वह चीख पड़ी, उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था, उसकी योनि उस बदलते हुए लिंग को शिकंजे की तरह जकड़ रही थी। वह आगे की ओर गिर पड़ी, अपने हाथ मेरी छाती पर टिकाए, सिसकते हुए। अभी भी उसके शरीर में लिंग फंसा हुआ था। विक्टोरिया की कंपकंपी ने आन्या पर मेरे हमले को और तेज कर दिया। मैंने उसकी क्लिट को और जोर से चूसा, उंगलियां और गहराई तक और तेजी से रगड़ती गईं। किसी भी क्षण मुझे उसके भीतरी हिस्से में कंपन महसूस होने लगी, एक धीमी सी कराह उठी जो धीरे धीरे तेज होती गई। उसकी भीतरी दीवारें मेरी उंगलियों पर कसकर जकड़ गईं। फिर वह चरम सुख तक पहुंच गई। एरोस! उसकी पीठ धनुष की डोरी की तरह झुक गई। कमरे में एक चीख गूंज उठी। जांघों ने मेरी खोपड़ी को कुचल दिया, कूल्हे बेतहाशा उछल रहे थे। एक ताज़ा बहाव मेरी उंगलियों पर लिपट गया, मेरी ठुड्डी पर भर गया। जब वह चरम पर पहुंची, उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहा था, उस चरम सुख से व्याकुल जो मैंने उससे छीन लिया था। मैं रुका नहीं, मैं चूसता रहा, उसकी धड़कती हुई योनि को सहलाता रहा, उसकी पीड़ा को तब तक बढ़ाता रहा जब तक उसकी चीख सिसकी में बदल गई, जब तक उसका शरीर ढीला, कांपता हुआ, बेजान होकर मेरे चेहरे पर लिपट गया। नीचे विक्टोरिया मेरे सीने पर बेजान पड़ी थी, उखड़ी हुई सांसों में अभी भी मेरे उत्तेजित लिंग से भरी हुई। ऊपर आन्या कांपती हुई बेहाल थी। मेरा जबड़ा दुख रहा था, उंगलियां पसीने से भीगी हुई थीं, लिंग अतृप्त इच्छा से फड़क रहा था, गहराई तक धंसा हुआ। पसीने, मुक्ति और समर्पण की गंध घनी थी। सन्नाटा छा गया, जिसे केवल कांपती सांसों और मंद पड़ते कंपनों ने ही तोड़ा। फिर ऑर्टेगा, वह बिस्तर के नीचे खड़ी थी, नग्न, शक्तिशाली, देख रही थी। उसकी आंखें पहले से ज्यादा गहरी चमक रही थीं। उसके होठों पर एक धीमी, शिकारी मुस्कान आ गई। उसकी नज़र मेरे लिंग पर पड़ी, जो अभी भी विक्टोरिया में धंसा हुआ था, फिर आन्या के थके हुए शरीर के ऊपर से मेरे लिंग पर उठी। अब मेरी बारी है, उसकी आंखों ने कहा। मान का बोझ भारी था। साझा ऊर्जा का संचार हुआ, और हमेशा, और फिर चरम सीमा। ऑर्टेगा बिस्तर पर रेंगती हुई आई, धीरे धीरे, सोच समझकर। उसकी आंखें मुझ पर टिकी हुई थीं। उसने विक्टोरिया के बेजान शरीर को बिना देखे एक तरफ धकेल दिया। विक्टोरिया एक गीली सांस के साथ मेरे लिंग से फिसल गई और चादरों पर गिर पड़ी। ऑर्टेगा मेरे कूल्हों पर बैठ गई, उसकी योनि चिकनी, लाल, मेरे अभी भी आकार ले रहे लिंग के ऊपर मंडरा रही थी। मैं उठ बैठा और आन्या को भी अपने साथ खींच लिया। मैंने हम दोनों को घुमाया। आन्या की पीठ मेरी छाती से लगी थी, उसकी जांघें मेरे ऊपर फैली हुई थीं। उसकी चिकनी योनि मेरे पेट से रगड़ रही थी। मैंने ऑर्टेगा पर गुर्राते हुए कहा, उसे पकड़ो। ऑर्टेगा के हाथ तेजी से आगे बढ़े और आन्या की जांघों को पकड़कर उन्हें और चौड़ा कर दिया, उसे मेरे ऊपर जकड़ लिया। आन्या कराह उठी। वह इतनी थक चुकी थी कि विरोध करने की शक्ति नहीं थी। मेरा लिंग ऑर्टेगा के प्रवेश द्वार तक पहुंच गया। मैंने जोर से धक्का दिया, एक ही झटके में पूरी ताकत से अंदर तक घुस गया।
वह चीखी, उसका सिर पीछे की ओर झटक गया, दीवारें गीले शिकंजे की तरह कस गईं। धिक्कार है, कितना तंग, कितना गहरा। मैंने हर मिलीमीटर महसूस किया, फुफकारती हुई गर्म मखमली अटूट दबाव मेरे लिंग को कुचल रहा था। उसकी गर्भाशय ग्रीवा ने मेरे लिंग के सिरे को चूमा, क्रूर, गहरा, एकदम सही। मैंने एक क्रूर स्थापित की, कूल्हों को पिस्टन की तरह ऊपर की ओर हिलाना, ऑर्टेगा की योनि में जोर से घुसना, फिर तब तक बाहर खींचना जब तक मेरा फूला हुआ सिरा उसकी योनि को छू न ले, उसकी चिकनी दीवारों को मुझे चूसते हुए महसूस करना, फिर जोर से गहराई तक घुसना। गीली चिपचिपी थपथपाहट हवा में गूंज रही थी। उसी समय मैंने आन्या की टपकती योनि को अपने पेट से रगड़ा। उसकी सूजी हुई क्लिटोरिस मेरी मांसपेशियों से रगड़ खाकर छिल गई, उसका रस मेरी त्वचा को चिकना कर रहा था। हर बार जब मैं ऑर्टेगा में ऊपर की ओर धक्के मारता, आन्या की योनि और भी जोर से मेरे ऊपर रगड़ खाती, उसकी क्लिटोरिस मेरे तनावग्रस्त शरीर पर घिसटती। एक हाथ से मैंने आन्या के स्तन को बुरी तरह दबाया, उंगलियां मांस में गहराई तक धंस गईं। मैंने उसके निप्पल को तब तक मरोड़ा, कठोरता से, बेरहमी से, सजा देते हुए, जब तक कि वह मेरे कंधे पर सिर रखकर सिसकती नहीं। दूसरा हाथ ऑर्टेगा की टांगों के बीच चला गया, अंगूठा उसकी क्लिटोरिस को कुचल रहा था, रगड़ रहा था, घुमा रहा था, दबा रहा था, जैसे उसकी सबसे संवेदनशील नस पर सिगरेट बुझा रहा हो। लेकिन ऑर्टेगा की जकड़न, एक कुचलने वाली, लयबद्ध धड़कन, हर धक्के के साथ उसकी योनि मेरे लिंग के चारों ओर फड़फड़ाती, ऐंठती। वह मेरे लिंग को भिगो रही थी, मेरे अंडकोश पर पानी टपक रहा था, हर झटके के साथ एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी। मैंने उसकी गर्भाशय ग्रीवा पर जोरदार प्रहार किए, तेज और गहरे प्रहारों से उसका पूरा शरीर कांप उठा। हर बार जब मैं उस पर प्रहार करता तो वह उत्तेजित हो जाती, गर्म तरल मेरे लिंग पर बह निकलता। ऑर्टेगा की भक्षे फड़क उठी। वह सूजी हुई, चिकनी और मेरे अंगूठे के नीचे धड़क रही थी, जैसे कोई बिजली का तार हो। लगातार, जोर जोर से गोल गोल घुमाते हुए उसके कूल्हे जोर से उछल रहे थे, उसकी योनि मेरे लिंग को और कसकर जकड़ रही थी। धत्तेरे की कामुकता, ऑर्टेगा चीखी, उसका शरीर धनुष की तरह झुक गया। उसकी योनि में ऐंठन होने लगी, लहरें मेरे लिंग को निचोड़ रही थीं। मैंने और तेजी से धक्के मारे, अपने अंगूठे से उसकी क्लिटोरिस को तब तक मसलता रहा जब तक वह सिसकती नहीं रह गई, उसकी मांसपेशियां अकड़ गईं। आन्या भी चीखी, उसका निपल्स बेरहमी से मरोड़ दिया गया, उसकी क्लिटोरिस मेरे पेट से रगड़ खाकर छिल गई। प्लीज, उसने गिड़गिड़ाया, लेकिन मैंने उसे और जोर से दबा दिया। ऑर्टेगा की तीव्र कामुकता में उसका लिंग जड़ तक धंसा हुआ था और उसके पेट के निचले हिस्से आन्या के रस से लथपथ थे। स्तन पर चोट के निशान थे, योनि बेबस होकर रगड़ रही थी, चेहरे पर आंसू बह रहे थे। क्लिटोरिस कुचली हुई, योनि तुम्हारे लिंग के चारों ओर बिखर रही है, शरीर का उत्तेजक कंपकंपी से कांप रहा है। कमरे में बदबू आ रही थी, पसीना, वीर्य, योनि की गंध और नियंत्रण खो जाने की तांबे जैसी गंध। विक्टोरिया हिली और हमारी ओर रेंगने लगी। उसने अपना शरीर आन्या के बगल से सटा लिया, उसने आन्या के दूसरे निप्पल को अपने मुंह से पकड़ लिया, जीभ घुमाई और दांतों से काट लिया। तीनों, मेरा लिंग ऑर्टेगा पर जोर से लगा, मोटा, हिलता हुआ, उभरा हुआ, गहराई से टकराता हुआ, हर धक्के के साथ उसे चीखने पर मजबूर कर रहा था। मेरी दूसरी उंगलियां आन्या की क्लिट पर काम कर रही थीं, तेज, कठोर गोल घेरे, जबकि विक्टोरिया उसके निप्पल को चूस चूस कर छिलने तक सहला रही थी। मेरा दूसरा हाथ ऑर्टेगा की क्लिट पर धड़क रहा था, पीस रहा था, कुचल रहा था, जबकि उसकी दीवारें मेरे लिंग को निचोड़ रही थीं। कमरा गीले थप्पड़ों, चीखों और कराहों से भर गया। मेरे लिए वीर्य निकालो, तुम सब, अभी। मैंने दहाड़ लगाए। ऑर्टेगा पहले बिखर गई, एक खामोश चीख, शरीर का झुकना, योनि का मेरे लिंग के चारों ओर हिंसक रूप से मरोड़ना, मुझे पूरी तरह से भिगो देना। आन्या सिसकते हुए मेरे पीछे आए, उसकी जांघें मेरी जांघों से कांप रही थीं, उसकी योनि से निकलने वाला तरल मेरे पेट पर फैल रहा था क्योंकि विक्टोरिया ने उसके निपल्स को दांतों से दबा रखा था। विक्टोरिया अंत में एक तीखी चीख, उंगलियां आन्या के कूल्हे में गड़ गईं, उसका अपना शरीर एक अंतिम छोटे से चरम सुख से कांप उठा। वे पसीने से लथपथ, चिपचिपे और दागदार शरीर के ढेर में धंस गए, बेजान, हौंफते हुए, आंसुओं से भीगे हुए। मेरा लिंग अभी भी ऑर्टेगा में धंसा हुआ था, उन सभी के पसीने से भीगा हुआ, धड़क रहा था। ऑर्टेगा ने अपना सिर उठाया, आंखों में आग सी जल रही थी। वह आगे झुकी और उसके होंठ मेरे कान को छू गए। फिर से, उसने फुसफुसाते हुए कहा, तब तक मत रुकना जब तक हम टूट न जाएं। सर्किट में कंपन हो रहा था। युद्ध जारी था। कमरा शांत नहीं हुआ, उसमें स्पंदन हो रहा था। हर सांस, हर हलचल में किसी टूटी हुई और पुनर्व्यवस्थित चीज की स्थैतिक गूंज सुनाई दे रही थी। विक्टोरिया मेरे सीने पर एक घायल की तरह पड़ी थी, बेजान, भीगी हुई, पराजित। मेरा लिंग अभी भी उसके अंदर धंसा हुआ था, मानो स्खलन का ख्याल ही मना हो। उसके काले बाल कनपटी से चिपके हुए थे, पसीने से तरबतर, लेकिन उसकी आंखों में उदासी थकान नहीं थी। ये पहचान थी। उसने मेरे द्वारा बनाए गए खालीपन को देख लिया था और उसे एहसास हो गया था कि वह इससे बाहर नहीं निकल सकती।
मेरे ऊपर आन्या बेड के हेडबोर्ड से टेक लगाकर कांप रही थी। उसकी जांघें थरथरा रही थीं क्योंकि उसके चरम सुख की आखिरी लहरें उसके शरीर को धोखा दे रही थीं। मेरा चेहरा अब भी उसके स्पर्श से भीगा हुआ था, ठुड्डी चिपचिपी थी, होठों पर समर्पण का भाव था। उसने कोहनियों के बल सहारा लेने की कोशिश की, लेकिन उसकी बाहें इतनी कांप रही थीं कि वह भार नहीं उठा पा रही थीं। इस इमारत के हर कमरे में उसने जो औपचारिक मुखौटा पहन रखा था वह अब गायब हो चुका था। जो कुछ बचा था वह चांदी जैसी आंखों वाला खंडहर था। बिस्तर के पास खड़ी ओर्टेगा ने पलकें भी नहीं झपकाईं। उसकी खामोशी अपने आप में एक मुखौटा थी, लेकिन पेशेवर मुखौटा नहीं। वह वहाँ एक शिकारी की तरह खड़ी थी, जिसे किसी और को अपना शिकार लेते हुए देखने के लिए मजबूर किया गया हो, और हर पल उसकी तीव्रता बढ़ती जा रही थी। वातावरण ही बदल गया था। पसीना, कस्तूरी की गंध, सन्नाटा इतना घना कि पिया जा सके। भेद्यता अब कोई मनोदशा नहीं थी, यह नया नियम बन गया था। सन्नाटा इतना लंबा खींच गया कि असहनीय हो गया। फिर विक्टोरिया हिली, बस इतना कि उसने अपना सिर उठाया। उसका मुंह खुला, मानो वह ऐसे शब्द ढूंढ रही हो जो मौजूद ही न हो। एरोस, उसकी आवाज़ लड़खड़ा गई, आधी फुसफुसाहट, आधी विनती। मत मत जाओ, हमें कभी छोड़कर मत जाना। हम तुमने अभी जो किया। वह रुक गई, उसकी आंखों में वासना से भी कहीं ज्यादा गहरा डर छा गया। हम इसके बिना नहीं जी सकते, तुम्हारे बिना नहीं। डिंग, पार्टनर की संतुष्टि प्राप्त हुई। विक्टोरिया सिंक्लेयर, घनिष्ठता का विवरण। फ्रेंच किस, 75 एसपी फिंगरिंग, 130 एसपी कुनिलिंगस, 190 एसपी योनि मैथुन, 300 एसपी एकाधिक ऑर्गेजम गुना 5, 300 एसपी भावनात्मक बंधन, 200 एसपी विक्टोरिया कुल, 1195 एसपी। स्क्रीन पर दिख रही जानकारी एकदम स्पष्ट थी। अंक स्कोरबोर्ड पर अंकों की तरह एक के ऊपर एक जमा होते जा रहे थे। टक्कर का सबूत, इस बात का सबूत कि वह झूठ नहीं बोल रही थी। आन्या को आखिरकार अपनी आवाज़ मिली, पतली और कांपती हुई। वह सही कह रही है। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी चांदी जैसी निगाहें उसका साथ नहीं दे पाईं, चौड़ी, बेबस, आने वाली खामोशी से डरी हुई। ये सिर्फ सेक्स की बात नहीं है। हे भगवान, वह उसका शरीर कांप उठा, यादें उसे चीरती हुई आगे बढ़ीं। ये शक्ति है, जिस तरह तुम हमें अलग करते हो फिर से जोड़ते हो। हमें इसकी ज़रूरत है, हमें तुम्हारी ज़रूरत है। प्लीज़ रुक जाओ, हमें छोड़कर मत जाओ। डिंग, साथी की संतुष्टि प्राप्त हुई। आन्या वोल्कोव, घनिष्ठता का विवरण। फ्रेंच किस, 75 एसपी फिंगरिंग, 130 एसपी कुनिलिंगस, 190 एसपी फेस राइडिंग, 250 एसपी कई बार ऑर्गेजम गुना 7, 200 एसपी प्रभुत्व प्रदर्शन, 150 एसपी आन्या कुल, 995 एसपी। मेरी एक और प्रेमिका, एक और गुप्त स्वीकारोक्ति। वे स्नेह की भीख नहीं मांग रही थीं, वे उस निर्भरता को स्वीकार कर रही थी जिसे मैंने खुद पैदा किया था। और फिर ओर्टेगा हिली, धीरे धीरे, सोच समझकर, मानो कोई मूर्ति अचानक जीवित हो उठी हो। उसने एक निर्वस्त्र कमांडर की तरह बिस्तर के चारों ओर चक्कर लगाया, और वहां रुक गई जहां से वह उस जगह को देख सकती थी जहां विक्टोरिया का शरीर अभी भी मेरे शरीर से लिपटा हुआ था। उसके होंठ खुले, कोई बनावट नहीं, कोई आवरण नहीं, बस लोहे की तरह मजबूत सच्चाई। हे कामदेव, तुमने हमारे शरीरों पर अपना अधिकार जमा लिया है। पूरी तरह से। उसकी निगाहें उठीं और मेरी निगाहों से मिल गईं। चुनौती नहीं, समर्पण नहीं, कुछ बीच का, कुछ कहीं अधिक खतरनाक। हमारे शरीर तक ही मत रुको, हमें खोखला मत छोड़ो, हम तुम्हारे हैं, हमें तुम्हारा होना जरूरी है, हमेशा के लिए। डिंग, साथी की संतुष्टि प्राप्त हुई। ओर्टेगा डी लियोन, घनिष्ठता का विश्लेषण। फ्रेंच किस, 75 एसपी दीवार पर सेक्स प्रभुत्व, 350 एसपी कुनिलिंगस, 190 एसपी 7 बार चरम सुख, 200 एसपी शांत तूफान पर विजय, 300 एसपी ओर्टेगा कुल, 1115 एसपी। डिंग, फोर्सम अचीवमेंट अनलॉक हो गया। पहले फोर्सम बोनस, 500 एसपी कुल सेशन एसपी, 3805 एसपी, $380,500। जितनी बार मैंने उन्हें चरम सुख दिलाया उसके हिसाब से अंक उम्मीद से कम थे, पर कौन गिन रहा था। उनकी कांपती हुई संतुष्टि ही मेरे लिए मायने रखती थी। स्पर्म और पैसा तो गौण थे। पहला उद्देश्य था अपनी महिलाओं को संतुष्ट रखना, दूसरा उद्देश्य था साथ रहना। एसपी यौन संबंध तीसरे या शायद चौथे स्थान पर था। अब मैं महिलाओं को केवल आय का स्रोत नहीं मानता था, वे मेरी शाश्वत साथी थीं, मेरे साम्राज्य का आधार थीं। जब तक वे खुश थीं, मेरे लिए और कुछ मायने नहीं रखता था। मेरे चेहरे पर एक धीमी, सधी हुई मुस्कान फैल गई। ये दयालुता भरी नहीं थी, यह अधिकार जताने वाली थी। पूर्ण। मैंने विक्टोरिया के गाल से एक आंसू पोंछा, फिर उसे वहीं थामे रखा। मेरा अंगूठा मजबूती से उसे पकड़े हुए था, मानो उस पर अपना अधिकार जता रहा हो। तुम्हें छोड़ दूं। मेरी आवाज़ धीमी, दृढ़ और निर्णायक थी। मैं अपनी औरतों को नहीं छोड़ता। एक बार जब मैं किसी औरत के साथ अपना अस्तित्व और बिस्तर साझा कर लेता हूं। मैंने चुप्पी को लोहे की तरह सख्त होने दिया। उद्धरण चिन्ह
तो वे मेरी हो जाती हैं हमेशा के लिए। चाहे जो भी कारण हो, उन्हें किसी दूसरे पुरुष के साथ बिस्तर साझा नहीं करना चाहिए या सोना नहीं चाहिए। कभी नहीं। उसकी सांसें कांप उठीं। मेरी पकड़ गाल से बालों तक फिसल गई। मैंने उसे एक जोरदार चुंबन में जकड़ लिया और फिर उसे ऐसे छोड़ दिया जैसे मैं उस पर दया कर रहा हूं। मेरी निगाहें पहले आन्या पर पड़ीं, फिर ओटेगा पर, और मेरी मुस्कान में एक दृढ़ निश्चय झलक रहा था। और अब वॉल्यूर वेलनेस सेंटर मेरा है। आप मुझे यहाँ देखेंगे। मैं हर दिन यहाँ आती हूँ, जब भी मैं चाहूँ। आन्या ने राहत की सांस ली। उसकी घबराहट लगभग दब गई। तुम्हारा मतलब? गलत मत समझो, मैंने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा। मेरी निगाहें लोहे की तरह सख्त थीं। मेरे पास और भी औरतें हैं, बहुत सारी। मैं रुकने वाला नहीं हूँ। अभी नहीं, कभी नहीं। अब तुम भी उनमें से एक हो। वे तुम्हारा स्वागत करेंगी, क्योंकि यही मेरे होने का नियम है। उसके बाद सन्नाटा छा गया, गहरा, एकदम गहरा। फिर विक्टोरिया अपने आंसुओं के बीच हंसी, एक कर्कश फटी हुई आवाज़ जो जंगली हो गई। दूसरी औरतें, कुछ राजाओं की तरह एक पूरा बड़ा हरम। वह चौड़ी, बेकाबू और रोमांचित मुस्कान के साथ मुस्कुराए। बिल्कुल सही, मुझे भी शामिल करो, मुझे देखने में मज़ा आएगा। आन्या ने आधे विस्मय और आधे समर्पण भाव से उदास स्वर में कहा। मुझे पता था। लालची कमीना। ओटेगा ने कुछ नहीं कहा, बस मेरी आंखों में देखा, और उसकी चुप्पी में ही समर्पण था। डिंग। गुप्त मिशन पूरा हुआ। वेलनेस सेंटर पर पूर्ण प्रभुत्व। तीनों प्रबंधकों ने पूर्ण निष्ठा की शपथ ली है। पुरस्कार, नई क्षमता अनलॉक हुई। फेरोमोन। फेरोमोन निष्क्रिय सक्रिय क्षमता, निष्क्रिय प्रभाव। प्राकृतिक गंध से महिलाओं में उत्तेजना और ग्रहणशीलता 50% तक बढ़ जाती है। सक्रिय प्रभाव, अंतरंग मिलन के दौरान फेरोमोन उत्पादन 200% तक बढ़ जाता है। दुष्प्रभाव, लंबे समय तक संपर्क में रहने से उपस्थिति की हल्की लत लग सकती है। सीमा, 10 फुट त्रिज्या। निष्क्रिय स्पर्श आधारित सक्रिय। जैसे ही यह सक्रिय हुआ, गर्मी मेरी त्वचा में फैल गई, मानो हर रोमछिद्र भूख का प्रतीक बन गया हो। मैंने कोई हैरानी नहीं की। मैंने परीक्षण किया। मैं विक्टोरिया के करीब झुका। उसने गहरी सांस ली। उसकी पुतलियां चौड़ी हो गईं। अच्छा, निष्क्रिय त्रिज्या की पुष्टि हो गई। इसके बाद आन्या लड़खड़ाने लगी। उसके हाथ फड़फड़ाने लगे, क्योंकि उसका दिमाग उस बात को समझने की कोशिश कर रहा था जिसके आगे उसका शरीर पहले ही आत्मसमर्पण कर चुका था। जैसे पाप और मोक्ष का कोई बच्चा हो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। ओटेगा का संयम टूट गया। उसकी नाक के नथुने फूल गए। उसका शरीर उसकी पेशेवरता को धता बताते हुए बिना अनुमति के करीब झुक गया। नशे जैसा, उसने धीमी आवाज में कहा। तुमने अभी क्या किया? मैंने धीरे से और निर्ममता से मुस्कुराते हुए कहा। मैं हमेशा की तरह यही करती हूँ, डॉक्टर। मेरा हाथ ओटेगा की ठोड़ी पर जा लगा और मैंने उसका चेहरा ऊपर की ओर उठाया। मैं अपना हक ले लेती हूँ, और मैं उसे कभी वापस नहीं देती। मैंने अपनी मुस्कान को और चौड़ा होने दिया, मानो मेरे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा हो। उनके शरीर पहले से ही प्रतिक्रिया दे रहे थे। विक्टोरिया मुझे कसकर पकड़ रही थी। आन्या की जांघें फिर से कांप रही थीं, और ओटेगा की सांसें तेज हो रही थीं। मैंने सरल शब्दों में कहा, बस वही बनो जिसकी तुम्हें जरूरत है। ओटेगा के होंठों पर हल्की सी मुस्कान झलक रही थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई नरमी नहीं आई। बेशक, उसने धीरे से सोच समझकर कहा। खैर, मुझे पता था कि हम अकेले तुम्हें अपना नहीं बना सकते। तुम्हें नहीं। वह इतना झुकी कि उसकी सांसें मेरे चेहरे पर हल्की सी महसूस हुईं। उसकी निगाहें मेरी निगाहों से मिल गईं। जब तक तुम यहाँ हो, जब तक तुम अपने दायित्वों को पूरा करते हो। उसकी आवाज़ गहरी और अर्थपूर्ण हो गई। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हमारे आदमी के रूप में, जब तक तुम हमारी रक्षा करते हो, हमें अपनी मर्जी से तोड़ो। हमें ये दो। उसकी नज़रें विक्टोरिया के शरीर से, जो अभी भी मुझ पर अटका हुआ था, कांपती हुई बेबस आन्या पर गईं, फिर वापस मेरे चेहरे पर। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तब हम तुम्हारे शाश्वत साथी के रूप में अपना स्थान जान लेंगे। हमें बताओ कितनी ऊंचाई तक, कामदेव। हम छलांग लगाएंगे। उनके शब्द पुष्टि थे, बातचीत नहीं। मुझे लगभग हंसी आ गई, बस थोड़ी सी, लेकिन मैंने चुप्पी को बनाए रखा। मेरा लिंग अभी भी अंदर था, मेरी धड़कन अभी भी विक्टोरिया की हर नस पर हावी थी। कितनी ऊंचाई तक? अरे, मुझे तो अभी तक हद भी नहीं पता थी, लेकिन मुझे उनका उत्साह अच्छा लगा। मैंने बनावटी स्नेह भरे लहजे में कहा, अच्छी लड़कियां, आज्ञाकारी, समर्पित, पूरी तरह से बर्बाद, और फिर भी निर्देश मांग रही हैं। अगर मैं और भी आत्ममुग्ध होता तो मैं भगवान से अपने सृजन का बिल मांगता। शरीर हमेशा से प्रवेश द्वार रहा है। पूर्ण समर्पण के लिए हृदय और आत्मा दोनों की आवश्यकता होती है, लेकिन देह ही बाधा है। उन्हें वासना और संतुष्टि से पागल कर दो, उनके शरीर को धोखा देने पर मजबूर कर दो, और आत्मा उसी आनंद के लिए तड़प उठेगी। वे दिखावा कर सकते थे कि ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे कोई डर नहीं था। उनके हृदय पहले से ही मेरी ओर झुके हुए थे। उनकी आत्माएं पतन की ओर बढ़ रही थीं, मेरे आकर्षण में समा रही थीं। ये बस समय की बात थी कि वे इसे स्वीकार कर लेंगी। उन्हें मुझसे उतना ही प्यार करना सिखाना जितना मैं उनसे करता हूँ।
मेरी स्त्रियां, मेरी 3 नई महिलाएं। वैसे प्रिय कामदेव, बात सिर्फ। ऑर्टेगा ने स्पष्ट रूप से बिस्तर की ओर इशारा किया, उन सभी के चिकने कांपते हुए खंडहर की ओर। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। इसकी नहीं है, परीक्षाएं भी हैं, केंद्र के अन्य विभाग भी हैं। हमें आपकी बहुमुखी प्रतिभा का आकलन करना है। उसकी गंभीरता के नीचे एक धूर्तता भरी लहर दौड़ गई। ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप एस्कॉर्ट एजेंसी में भी सभी ग्राहकों की ज़रूरतों को त्रुटिहीन रूप से पूरा कर सकें। उसने मुझे घूरते हुए, आंखें सिकोड़ते हुए मुझे चुनौती दी। लेकिन आपने जो दिखाया है उसके बाद, आप कोई नौसिखिया नहीं हैं, किसी भी क्षेत्र में नहीं। आन्या ने झुंझलाते हुए खुद को सीधा किया, हालांकि उसकी जांघें अभी भी कांप रही थीं। जाहिर है, उसने बुदबुदाते हुए कहा, उसकी आवाज़ में थोड़ी सी कड़वाहट लौट आई थी। उसके होंठ हल्के से मुड़े, लेकिन उसके शरीर में चल रही हल्की सी सिहरन को छिपा नहीं सके। वह यहाँ मालिश करने नहीं आया है, ऑर्टेगा। मुझे भी मानना पड़ेगा, सिर्फ मालिश से ही वह कामुक लेकिन मजबूत सेनेटर पिघल जाएगा। जब मेरा लिंग उसके अंदर एक लयबद्ध धड़कन की तरह फड़क रहा था, तो विक्टोरिया धीरे से कराह उठी। उसकी आवाज़ एक ऐसी हंसी में बदल गई जो रोने जैसी लग रही थी। वह यहाँ तबाही मचाने आया है। ये शब्द किसी कसम की तरह तीखे थे। ऑर्टेगा सीधी खड़ी हो गईं, उनकी आवाज़ में बदलाव आया और उनका आत्मविश्वास पत्थर की तरह स्थिर हो गया। यहाँ तक सच है, वॉयूर वेलनेस सेंटर विशेष रूप से महिलाओं के लिए है। शक्तिशाली महिलाओं के लिए, सीईओ के लिए, करोड़पतियों, अरबपतियों की पत्नियों के लिए, उन पतियों के लिए जो उनकी उपेक्षा करते हैं, उन्हें हल्के में लेते हैं। उसकी आवाज़ कठोर हो गई। वे यहाँ संतुष्टि की तलाश में आते हैं, अपनी कुंठा और दबी हुई अधूरी इच्छाओं को बाहर निकालने के लिए। वह थोड़ी देर रुकी। उसके अगले शब्द और भी कठोर थे। जिन पुरुषों को हम काम पर रखते हैं, उनमें से कोई भी दिल को छू नहीं पाता, कोई भी उन्हें बांध नहीं पाता। वे सिर्फ इसलिए रुकते हैं क्योंकि यह जगह उन्हें एक भाईचारा देती है, एक अस्थायी मरहम, एक घटिया विकल्प। आन्या ने उदास भाव से सिर हिलाया। एक आलीशान पिंजरा। वे आलीशान जिंदगी का रोना रोती हैं, उन दूसरी महिलाओं से शिकायत करती हैं जो उनकी तकलीफ में उनके जैसी ही हैं। 5% थेरेपी और बातचीत, एक दूसरे के बीच समानता ढूंढना। 95% भूखमरी। मैंने अपना सिर थोड़ा झुकाया और चेहरे पर हल्की सी हंसी झलकने दी। अगर वे सिर्फ संतुष्टि की तलाश में हैं, तो एस्कॉर्ट्स क्यों नहीं किराए पर लेते? प्रतिक्रिया तत्काल हुई। 3 तेज हंसी, इतनी गहरी कि स्वाभाविक नहीं लग रही थी। ओह कामदेव, विक्टोरिया हौंफते हुए बोली। उसकी योनि ने मुझ पर अपनी पकड़ और कस ली। मेरी त्वचा से रिसने वाले फेरोमोन्स के कारण उसकी हर मांसपेशी अति संवेदनशील हो गई। तुम्हें तो जवाब पहले से ही पता है। वे स्वाभिमानी महिलाएं हैं, आन्या ने सपाट लहजे में कहा। इतनी स्वाभिमानी कि खुद को नीचा नहीं दिखा सकती, अपनी ज़रूरत को स्वीकार नहीं कर सकती, यहाँ तक कि किसी के इस्तेमाल को भी नहीं। हमारे जैसी कुछ महिलाएं हमेशा ऐसी होती हैं जो संतुष्टि की लालसा में कुछ खास चीज़ें करने से इनकार कर देती हैं। इसलिए हमने अपनी इस लालसा को पूरा करने के लिए ये जगह बनाई है। 2 तरह की महिलाएं, असल में 3 तरह की महिलाएं हैं। एक वो जो वेलनेस सेंटर बनाना पसंद करती हैं, दूसरी वो जो एस्कॉर्ट्स को काम पर रखती हैं, और तीसरी वो जो कुछ भी नहीं करना चाहती, बस नहीं कर सकते। ऑर्टेगा के होंठ मुड़ गए। एक ने एस्कॉर्ट किराए पर लेने की कोशिश की, हाई प्रोफाइल, गोपनीय। उसे जो मिला, उफ, उसकी आंखें तिरस्कार से सिकुड़ गईं क्योंकि वह हवा में हवा भर रही थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। साधारण था, खतरनाक वह नहीं जो वह चाहती थी। उसने दूसरों को चेतावनी दी, जोरदार तरीके से। उसकी निगाहें मेरी ओर वापस मुड़ गईं। वे जोखिम नहीं उठाएंगे। इसका निहितार्थ गहरा था। उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो शर्म से परे हो, कोई ऐसा व्यक्ति जो प्रभुत्व स्थापित कर सके और जिसे आसानी से हटाया न जा सके। मुझ जैसा कोई। मैं मुस्कुराया, धीमा, भेड़िया जैसा। अच्छा, बाकी मर्द अपनी साधारणता से ही ठोकर खा जाएं, इससे सारा साम्राज्य मेरे लिए खुल जाएगा। मैं यहाँ उनके पतियों का विकल्प बनने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ उनका धर्म बनने आया हूँ। मैंने धीरे से सिर हिलाया। बिल्कुल, स्वाभिमान और भेद खुलने का डर। फिर भी ऐसी कई शक्तिशाली महिलाएं हैं जो एस्कॉर्ट्स का इस्तेमाल करती हैं, बहुत सी। बिल्कुल, ऑर्टेगा ने स्वीकार किया। इसीलिए तो हमारे कुछ पुरुष कर्मचारी मेरिडियन एजेंसी से जुड़े हुए हैं, जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं। हम इससे जुड़े हुए हैं। लेकिन जो महिलाएं यहाँ आती हैं वॉयूर वेलनेस सेंटर में, वे इस विकल्प को नकार देती हैं। वे यहाँ अपने साझा बोझ, सौहार्द और हमारे पूर्व कर्मचारियों जैसे पुरुषों द्वारा मालिश के दौरान दिए जाने वाले क्षणिक अपर्याप्त स्पर्शों के लिए रुकती हैं। उसकी आवाज़ धीमी हो गई, उसमें मेरे हाथों की क्षमताओं का गहरा ज्ञान झलक रहा था। स्पर्श जो लुभाते तो हैं लेकिन कभी संतुष्ट नहीं करते, कभी जीत नहीं पाते। विक्टोरिया आगे झुकी, उसकी आंखों में कट्टर दृढ़ विश्वास की आग जल रही थी और उसकी आवाज़ एक जोशीली फुसफुसाहट में बदल गई। वे साधारणता से भाग रही हैं, एरोस।
कोई भी ऐसी चीज़ जो उनके पतियों के ध्यान आकर्षित करने के दयनीय बहाने जैसी भी हो, वे उसे बर्दाश्त नहीं करेंगी। उसने मेरे कंधों पर अपनी पकड़ और कस ली। ये औरतें, ये भूखी हैं। उसने इस शब्द पर जोर दिया। लेकिन ये सिर्फ भूखी नहीं हैं, ये लालची हैं, इतनी लालची कि अपने पतियों से बेहतर के लिए भी तैयार नहीं हैं। ये चाहती हैं। उसकी आंखें मेरी आंखों में टिक गईं, जिनमें उसकी गहरी चाहत झलक रही थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। कुछ ऐसा जो उन्हें हमेशा सतर्क रखे। एक ऐसा आदमी जिसके लिए वे एक रात के लिए सब कुछ दांव पर लगा दें और फिर भी संतुष्ट न हों। एक ऐसा आदमी जिसे वे अपने बिस्तरों में, अपने घरों में बुलाएं ताकि वह उन्हें बेसुध कर दे, बिना इस बात की परवाह किए कि उनके पति उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेंगे। कोई ऐसा जो उन्हें ये भुला दे कि वे माँ हैं, ये भुला दे कि वे सीईओ हैं। भूल जाओ कि उन्हें अपने राज्य चलाने हैं। सब कुछ भूल जाओ, सिवाय एक पुरुष दैवीय सत्ता के अधीन होने की ज़रूरत के। वे उस तबाही की एक रात के लिए अपने साम्राज्य जला देंगे जो तुमने अभी हमें दी है। वे तुम्हारी शक्ति का स्वाद चखने के लिए कांच पर रेंगेंगे। वे इसी के लिए तड़प रहे हैं, कामदेव। हम भी इसी के लिए तड़प रहे थे। सन्नाटा। उसके शब्द हवा में गूंज रहे थे, तीव्र जुनून से भरे हुए, एक सटीक, भयावह दर्पण की तरह उस भूख को दर्शा रहे थे जो अब मुझ पर टकटकी लगाए तीनों आंखों में झलक रही थी। उन्होंने सिर्फ अपने ग्राहकों का वर्णन ही नहीं किया था, उन्होंने अपनी आत्मा को भी उजागर कर दिया था। मैंने इस बात को समझने की कोशिश की। मेरी मुस्कान लौट आए, पहले से कहीं ज्यादा ठंडी, कहीं ज्यादा अधिकार जताने वाली। मैं पूरी तरह समझ गई थी। मैंने हाथ बढ़ाया, ऑर्टेगा की गर्दन के पीछे से पकड़कर उसे नीचे खींचा, यहाँ तक कि हमारे चेहरे एक दूसरे से कुछ इंच की दूरी पर आ गए। मेरा दूसरा हाथ विक्टोरिया के बालों में कस गया, जिससे वह मेरे अभी भी कड़े लिंग पर टिकी रही। मेरी निगाहें आन्या पर पड़ीं और उसे एकटक देखती रह गईं। तो फिर तुम्हारी किस्मत अच्छी है, मैंने धीमी आवाज़ में कहा। मेरी आवाज़ में एक वादा और एक गहरी धमकी थी। वॉल्यूर वेलनेस सेंटर को अपना स्टार मिल गया है। और मैंने ऑर्टेगा की गर्दन दबाई, विक्टोरिया को जकड़ते हुए महसूस किया, कभी निराश नहीं करती। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं, डर से नहीं, बल्कि एक नई, भयानक भूख से। भूखे और लालची लोगों की भूख। उन महिलाओं की भूख जो जानती थीं कि उन्हें क्या चाहिए, और अब ये भी जानती थीं कि उन्हें वह कौन दे सकता है। शिकारिनें पकड़ी जा चुकी थीं, मंच तैयार था, और अब असली खेल शुरू होने वाला था। सिस्टम सूचना, वेलनेस सेंटर क्षेत्र पर दावा किया गया। प्रबंधन के प्रति निष्ठा, पूर्ण। नई, अमुक्त महिलाओं के लिए अवसर, असीमित। अब मैंने विक्टोरिया की योनि में हरकत शुरू कर दी। क्या तुम्हें लगा था कि काम खत्म हो गया? 7 घंटे की इस घिनौनी हरकत ने वॉल्यूर वेलनेस सेंटर को स्पा से ज्यादा किसी यौन व्यसनी द्वारा रची गई ग्रीक त्रासदी के अंत जैसा बना दिया था। विक्टोरिया के नाखूनों के निशान संगमरमर की दीवारों पर चित्रलिपि की तरह खुदे हुए थे। सोना की बेंचों पर आन्या की आकृति उभरी हुई थी, लकड़ी के रेशे मानो हमले की चीखें मार रहे हों। और पूल, हाँ, रासायनिक संतुलन आधिकारिक तौर पर बिगड़ गया था, शायद ऑर्टेगा की वजह से क्लोरीन से ज्यादा तरल पदार्थ दर्ज हो रहे थे। पिछला बकाया 60,000 एसपी। आज का नरसंहार, निरंतर प्रभुत्व से 6,305 एसपी। मेरा कामुक रूप अभी भी भूखा था, अभी भी शिकार की तलाश में था। 7 घंटे तक 3 पेशेवर महिलाओं को अत्यधिक उत्तेजित करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी महिला सम्मेलन में जाकर बिना पसीना बहाए पूरे ग्रीक वर्णमाला को नष्ट कर सकता हूँ। यह अब मानवीयता नहीं थी, ये यौन संबंध नहीं था, ये देहधारी दिव्यता थी। मैं किसी देवता के करीब नहीं हूँ, मैं खुद एक देवता बन रहा हूँ। विनाश का देवता, विवाहों का नाश करने वाला, वह जो पत्नियों को उनके वचन भुला देता है। लेकिन देवताओं को मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, उन्हें अपना कर्ज चुकाना पड़ता है। मेरा कर्ज ब्याज सहित तब चुकाना पड़ा जब मैं वापस नश्वर रूप में आया। लगभग 3 घंटे बाद मेडिसन वहां से चली गई, क्योंकि पेशेवर वर्ग को व्यवस्थित रूप से ध्वस्त करते हुए मुझे देखकर उसका सब्र टूट चुका था। उसका आखिरी तोहफा, एक संदेश जिसमें गहरे व्यंग्य का भाव था, एक चरम सुख के साथ अपना साम्राज्य बनाओ, अपनी रानी को मत भूलना, विनाशक। मैं एआरआई की पहले से ही साफ की गई गली में घुस गया और खुद को उस परिवर्तन से गुजरने दिया। जैसे ही पीटर कार्टर का दयनीय शरीर वापस लौटा, ब्रह्मांडीय बिल मेरे ऊपर आ गिरा। मादरचौद, मेरे पैर लड़खड़ा गए। 7 घंटे के अलौकिक संभोग ने मेरे नश्वर तंत्रिका तंत्र पर एक गत्ते की झोपड़ी में सुनामी की तरह कहर बरपाया। हर जगह दर्द, नसें चीख रही थीं, रीढ़ की हड्डी मुड़ रही थी। लेकिन इसके बावजूद मैं हंस रहा था, क्योंकि देवता बिल देखकर हंसते हैं। डिंग, दिव्य मिशन अनलॉक हुआ। पूर्ण मुक्ति। लक्ष्य, आपके दयनीय प्रतिद्वंद्वी जैक मॉरिसन को एक उचित पिता तुल्य व्यक्ति की आवश्यकता है। अतिरिक्त लक्ष्य, उसकी मां पेट्रिसिया जो वर्षों से यौन रूप से वंचित है। उसकी प्रेमिका सोफिया जो पहले से ही साधारण लिंग के साथ आजीवन कारावास से भयभीत है। मिशन पुरस्कार पूर्वावलोकन। शीर्षक, डैडी, आपकी उपस्थिति डैडी की बेटियों के लिए एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बन जाती है।
वे आपके चारों ओर घूमती हैं, सुरक्षित फिर भी भ्रष्ट, हर नज़र, हर शब्द शुद्ध लत। हेलो मदरफकर हेलो, तुम में एक अगाध सुरक्षा का भाव है। अधेड़ उम्र की औरतें, माताएं, गृहिणियां, अब तुम्हारे सामने कोई हिचक नहीं। तुम वो आदमी हो जिस पर वे अपने बच्चों की रक्षा के लिए भरोसा करेंगी, और वो आदमी जो उन्हें सुलाने के बाद उनके घरों में आग लगा देगा। यह मिशन तब शुरू हुआ जब सोफिया ने लूना को मेरे लिंग पर तड़पते हुए देखा। उसके चरम सुख से लगभग पूरी इमारत हिल रही थी। एरिया, मेरे लिए एक उबर बुक कराओ। 2 मिनट स्वामी, उसने कहा, मानो ये प्रेम निवेदन हो। क्या मैं ये भी जांच लूं कि जिन प्रबंधकों को आपने अचेत अवस्था में छोड़ा है वे अभी भी सांस ले रहे हैं? उन्हें बस सांस लेने की जरूरत है। इससे आगे कुछ भी करना मेरे काम का हिस्सा नहीं है। फिफ्थ स्ट्रीट पर स्थित कॉफ़ी शॉप दिखावटी तौर पर कुछ ज़्यादा ही दिखावा कर रही थी। खुली ईंटों की दीवारें, एडिसन बल्ब और ऐसे बारिस्टा जो सोचते थे कि लटे के साथ दर्शनशास्त्र में स्नातक की डिग्री भी मिल जाती है। सोफिया ने कोने में एक मेज चुनी थी, दीवार की तरफ पीट करके दरवाजे पर नजरें गड़ाए। रणनीतिक, चालाक, लेकिन चालाकी तो बस अपरिहार्य को टालती है। सोफिया मखमली कुर्सी पर ऐसे बैठी थी मानो पाप ने ही सिंहासन बना लिया हो। उसका शरीर प्रलोभन में गड़ा हुआ एक हथियार हो। सफ़ेद पोशाक ईशनिंदा का ही एक रूप थी, भीगी हुई, वह दूसरी त्वचा की तरह चिपकी हुई थी। उसके शरीर के उभारों के प्रति उसकी लालसा पारदर्शी थी। हर उभार चीख रहा था, मुझे भोगो, मुझे नष्ट करो, मेरी पूजा करो। उसके स्तन लेस वाली चोली पर जोर डाल रहे थे, भरे हुए, भारी, नाजुक कपड़े पर पिंजरे में बंद जानवरों की तरह तनाव में। उसकी छाती गहरी होकर लेस के ऊपर धंस रही थी। हर सांस के साथ लेस खींचती जा रही थी, पतली होती जा रही थी, मानो एक धागा नीचे के भार के आगे झुकने ही वाला हो। उसकी पतली कमर से कूल्हे चौड़े हो गए थे, एक भरपूर, जानलेवा उभार जो एक ही सांस में गर्भधारण और कामुकता का भाव प्रकट कर रहा था। पोशाक उसकी जांघों से मिलते हुए उसके शरीर में धंस गई थी और उभरी हुई सिलवटें गीले वादों की तरह लग रही थीं। नीचे, उसका नितंब कुर्सी के किनारे से बाहर निकला हुआ था, सुडौल, गोल, अविश्वसनीय रूप से दृढ़। पोशाक के तनाव के कारण उसके नितंब थोड़े से उभरे हुए थे, जिससे कपड़ा हर गड्ढे और वक्र पर दूसरी त्वचा की तरह ढल रहा था। उसके बाल गहरे काले घुंघराले थे, जंगली, अनियंत्रित, जानबूझकर अव्यवस्थित। लंटें एक कंधे पर गिर रही थीं, उसकी छाती के उभार को छू रही थीं, लेस के किनारे को छेड़ रही थीं। उनमें चमेली और पाप की मिली जुली खुशबू थी, गहरी, मीठी, इतनी गाढ़ी कि दम घुट जाए। उसका चेहरा, धिक्कार है, उसका चेहरा किसी गिरे हुए देवदूत के बुरे सपने जैसा था। आंखें तरल सोने जैसी थीं, गहरे काजल से घिरी हुई, मानो चोट लगी हो। उनमें एक तीखी, समझदार, परिपक्व और भूख झलक रही थी, जो मैंने अधिकांश महिलाओं में देखी है। तुम्हारे हर गंदे विचार को देख रही थीं और तुम्हें उस पर अमल करने के लिए उकसा रही थीं। होंठ मधुमक्खी के डंक से सूजे हुए जैसे थे, खून जैसे लाल रंग से रंगे हुए, हल्के से खुले हुए। उसके निचले होंठ पर नमी चिपकी हुई थी, चमकदार, गीली, जैसे उसने अभी अभी किसी घिनौनी चीज का स्वाद चखा हो। सोफिया की नाक सीधी थी, मानो किसी कुलीन परिवार की हो। उसके गालों की हड्डियां इतनी उभरी हुई थीं कि कांच भी काट सकती थी, और उसकी त्वचा चीनी मिट्टी जैसी पीली थी, जो उसके काले घुंघराले बालों और लाल होंठों के बीच चमक रही थी। उसकी ठोड़ी के ठीक बाईं ओर एक तिल था, दांतों या जीभों का निशाना बनने के लिए बिल्कुल उपयुक्त। मेरे प्रवेश करते ही उसने ऊपर देखा। पोशाक में हल्की सी हलचल हुई, लेस उसकी त्वचा को सरसरा रही थी। उसकी छाती और भी आकर्षक हो गई। उसके कूल्हे मखमली कपड़े पर हल्के से हिलने लगे। उसकी सुनहरी आंखें मेरी आंखों में टिक गईं और उसके खून जैसे लाल होंठों पर एक धीमी, विषैली मुस्कान आ गई जो विनाश का संकेत दे रही थी। उसने शांति वार्ता का वेश बनाकर युद्ध की तैयारी की। पीटर, उसने स्थिर आवाज में कहा, हालांकि उसकी उंगलियां फोन से खेल रही थीं, जिससे उसकी कमजोरी झलक रही थी। मैं धीरे धीरे और सोच समझकर उसके सामने वाली सीट पर बैठ गया। हर हरकत योजनाबद्ध थी, भले ही मेरी मांसपेशियां विद्रोह करने के लिए बेताब थीं। सोफिया, तुम कॉफी के लिए जरूरत से ज्यादा सज धज कर आए हो। उसने मजाक करने की कोशिश की, लेकिन नतीजा दुखद निकला। आप जिस काम के लिए यहाँ आए हैं उसके लिए यह एकदम सही है। उसकी सांस अटक गई। वह क्या है? उन सवालों के जवाब जिन्हें आप पूरे सप्ताह पूछने का नाटक करते रहे हैं। कॉफी शॉप का बारिस्टा आया, एक हिपस्टर, बालों का जूड़ा बनाए हुए। उसकी निगाहें सोफिया और मुझ पर घूम रही थी। वह ये समझने की कोशिश कर रहा था कि जैक मॉरिसन की प्रेमिका का स्कूल के वायरल स्कैंडल के साथ कॉफी पीना सामाजिक रूप से कितना प्रासंगिक है। मैंने उसकी ओर देखे बिना कहा, बस पानी चाहिए, हम ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। सोफिया ने एक लेटे का ऑर्डर दिया। उसके हाथ बंधकों की तरह काम रहे थे। जब हिपस्टर जीसस पीछे हट गया तो वह उसकी ओर झुकी। यह असभ्य था, ये ईमानदार था। आप यहाँ कैफीन के लिए नहीं आए थे। शायद मैंने किया, शायद मैं बस उत्सुक हूँ। क्या जो तुमने देखा वो सच था? क्या लूना हमेशा ऐसे ही चीखती है या वो मोर्स कोड में प्रेम पत्र लिख रही थी? क्या तुम क्वार्टरबैक की औसत दर्जे की परफॉर्मेंस से संतुष्ट हो रहे हो जबकि तुम्हारे पास बेहतर विकल्प हो सकते थे?
रुको। उसकी आवाज़ लड़खड़ा गई, लेकिन उसकी निगाहें मुझसे हटी नहीं। क्यों? क्योंकि मैं वही कह रहा हूँ जो तुम अपने मन में सोच रही हो। क्योंकि हर बार जब जैक तुम्हारे अंदर प्रवेश करता है तो तुम्हें याद आता है कि असली आनंद कैसा होता है। उसकी लटे कॉफ़ी उसके लिए जीवन रेखा की तरह आई। उसने दोनों हाथों से उसे ऐसे जकड़ लिया जैसे वह फोम और सिरेमिक से बना कवच हो। तुम जैक और मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। मुझे पता है कि उसने तुम्हें कभी तुम्हारा नाम नहीं बुलाया, कभी तुम्हारे पैरों को इतना कांपने नहीं दिया कि तुम्हें लगा हो कि तुम मर जाओगे। वह एक क्वार्टरबैक है, वह पास फेंकता है। मैं धर्मग्रंथों को फिर से लिखता हूँ। उद्धरण चिन्ह। तुम तो हद से ज्यादा आत्मविश्वास से भरे हो, जबकि तुमने कभी कुछ किया ही नहीं है। कभी नहीं किया, कभी नहीं। क्या तुम कभी नहीं थी? मैं थोड़ा पीछे झुक गई, फैल गई, और उसकी निगाहें मेरे अहंकार को देखने लगीं। ये तुम्हारी मर्जी है सोफिया, तुम्हारी और मेरी। मेरी पसंद जैक है, तुम्हारा दायित्व है जैक। तुम्हारे पास दो ही विकल्प हैं, मेरे सामने एक ऐसी ड्रेस पहनकर बैठना जिस पर लिखा हो मुझे चोदो, और ये दिखावा करना कि यह सब कॉफ़ी के बारे में है। वह धीरे धीरे घूंट भर रही थी। झाग उसके ऊपरी होंठ को छू रहा था। मैंने हाथ बढ़ाकर अंगूठे से उसे हटा दिया। ये स्पर्श एक पल के लिए ही रहा। उसकी पुतलियों का फैलाव उससे कहीं अधिक समय तक रहा नहीं। उसने फुसफुसाया, क्या नहीं? तुम्हें ऐसे छूना जैसे तुम मायने रखती हो, जैसे तुम जैक की बांह पर लटकती हुई भागीदारी ट्रॉफी से कहीं ज्यादा हो। मैं कोई ट्रॉफी नहीं हूं। इसे साबित करो। कैसे? मुझे बताओ कि तुम सच में यहाँ क्यों हो। खामोशी इतनी देर तक खींची रही कि मानो वही अपने आप में एक जवाब हो। अंत में, मुश्किल से सुनाई देने वाली आवाज़ में, मैं इसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा हूँ। आपने जो देखा उसके बारे में, उसकी शक्ल सूरत के बारे में। लूना, जैसे वो मर रही हो, फिर से जन्म ले रही हो और उसे इसकी लत लग गई हो। जैक ऐसा नहीं करता। कप पर उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। जैक मुझे ऐसा महसूस नहीं कराता। जैक क्या नहीं करता? वह मुझे उस तरह नहीं देखता जिस तरह तुम उसे देखते थे। जैसे वह ब्रह्मांड में एकमात्र चीज़ थी। जैसे उसकी पूजा करना तुम्हारा धर्म था। मैं झुक गया, अपनी आवाज़ इतनी धीमी कर ली कि वह केवल पापियों के बीच साझा किया जाने वाला एक रहस्य बन गई। क्या आप कुछ अश्लील जानना चाहते हैं? मैं तो कोशिश भी नहीं कर रहा था। ये तो मंगलवार दोपहर का रखरखाव का काम था। सोचिए, अगर मैं सच में मेहनत करता तो क्या कर सकता था। उद्धरण चिन्ह। उसकी सांस कांप उठी। तुम खतरनाक हो, मैं आवश्यक हूँ। इसमें फ़र्क है। मुझे जाना चाहिए, लेकिन तुम नहीं जाओगे। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि तुमने अपनी जांघों पर परफ्यूम लगाया था। क्योंकि तुम्हारी अंडरवियर आखिरकार तुम्हारी ब्रा से मैच कर रही है। क्योंकि तुमने जैक को बताया था कि तुम एशली के साथ पढ़ाई कर रही हो, लेकिन एशली इस समय काबू में है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? पता है, क्योंकि मैं ध्यान देता हूँ हर चीज़ पर। जैसे कि जब तुम उत्तेजित होती हो तो अपने पैर और कसकर बांध लेती हो। जैसे कि जब से मैं अंदर आया हूँ तुम अपनी जांघों को एक साथ दबा रही हो। जैसे कि तुम बार बार अपने होंठ चाट रही हो और सोच रही हो कि मेरा स्वाद कैसा होगा। रुको, मुझे रोको। वह इतनी अचानक खड़ी हुई कि कुर्सी खिसक गई। उसकी आंखें गुस्से से चमक रही थीं। एक पल के लिए मुझे लगा कि वह गुस्से में बाहर चली जाएगी। फिर उसने अपना पस पकड़ा और इतनी जोर से कहा कि बरिस्ता अपने ओट मिल्क पर अटक गया। आप सही कह रहे हैं। हमें आपके यहाँ पढ़ाई करनी चाहिए। वहाँ बेहतर संसाधन हैं। खेल शुरू। बाहर शाम की हवा ठंडी बौछार की तरह लगी। सोफिया मेरे बगल में चल रही थी, इस बात का ध्यान रखते हुए कि वह मुझसे इतनी दूरी बनाए रखे कि लगे कि वह मेरी नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी चाल मेरी चाल से मेल खा रही थी। वैसे मैं वहाँ परफ्यूम नहीं लगाती थी, उसने धीमी आवाज़ में कहा। मुझे पता है, लेकिन आपने इसके बारे में सोचा था। उसने सिर घुमाया, आंखें तेज थीं। तुम ये कैसे कर लेते हो? बस, चीज़ें पता होती हैं। ठीक उसी तरह मुझे पता था कि लूना को केवल 3 उंगलियों की ही जरूरत थी, जिन्हें सही ढंग से मोड़ा गया हो, जबकि मेरी जीभ उसकी क्लिप पर मेरा नाम लिख रही थी। वह लड़खड़ा गई। मैंने एक सज्जन की तरह उसकी कोहनी पकड़ ली, उसे ऐसे संभाला जैसे मैंने उसके सिर में बम न फोड़ दिया हो। उस स्पर्श से उसे बिजली के झटके जैसा महसूस हुआ। आप यूं ही ऐसी बातें नहीं कह सकते। क्यों नहीं? क्योंकि इससे तुम सबके सामने उत्तेजित हो जाती हो। क्योंकि अब तुम कल्पना कर रही हो कि जैक के आधे अधूरे लिंग को टटोलने की तुलना में मेरी उंगलियां कैसी महसूस होती हैं। कृपया, कृपया क्या? रुकूं? जारी रखूं? तुम्हें बताऊं कि मैं तुम्हें इस कदर बर्बाद कर दूंगी कि तुम चीखते चीखते अपने प्रेमी का नाम ही भूल जाओगी। हम उसकी कार तक पहुंचे। मैंने उसके लिए दरवाज़ा खोला, पूरी शिष्टता के साथ धमकी भरे लहजे में। वह अंदर बैठ गई। उसकी ड्रेस इतनी ऊपर उठ गई कि उसकी हाल ही में वैक्स की हुई जांघें दिखाई देने लगीं। उसने इसके लिए खुद को संवारा था। शांति संधि को अधोवस्त्र के रूप में प्रस्तुत किया गया था। उसने युद्ध के लिए कपड़े पहने थे, साटन के समर्पण में लिपटी हुई। मैंने गाड़ी की स्टीयरिंग संभाली और खामोशी को उसका पीछा करने दिया। आखिरकार उसने पहले अपनी बात कह दी।
मैं जैक से प्यार करती हूँ। नहीं, तुम जैक के मार्केटिंग अभियान से प्यार करती हो। क्वार्टरबैक, गोल्डन बॉय, सफ़ेद पिकेट वाला भविष्य, ये सभी छोटे छोटे झूठ हैं जिन्हें तुम इंस्टाग्राम पर दिखा सकती हो। और तुम्हारे माता पिता के लिए काफ़ी अच्छे हैं जो तुमसे उम्मीद करते हैं कि तुम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहो जो तुम्हारे ही स्तर का हो। ऐसा नहीं है। आखिरी बार उसने तुम्हें कब चरम सुख दिलाया था? वह जम गई। उन्होंने आखिरी बार कब कोशिश की थी? और सन्नाटा। आखिरी बार कब उसने तुम्हें इस नज़र से देखा था जैसे तुम उसकी बेहतरीन तस्वीरों में सिर्फ एक वस्तु से बढ़कर कुछ और हो? रुको। लेकिन उसकी आवाज़ में कोई दृढ़ता नहीं थी। मैं तभी रुकूंगा जब तुम ये कहोगे और सच में ऐसा करोगे। जब तुम मेरी आंखों में देखकर कह सको कि तुम मिशनरी पोजीशन और 3 बार धक्के देने से संतुष्ट हो, इससे पहले कि वह ESPN देखने के लिए करवट बदले। उसकी हंसी कांच की तरह टूट गई। असल में 3 बार पंप करना पड़ता है। माफ़ी चाहता हूँ। पूरे 3 पंप। आप बुरी तरह थक गए होंगे। तुम एक बेवकूफ़ हो। मैं ईमानदार हूँ और तुम झूठ में डूबे हुए हो। मैंने कार को एक ड्राइववे में रोका, न तो किसी हवेली में, न ही किसी होटल में, बल्कि एक ऐसी जगह पर जो कहीं ज़्यादा खतरनाक थी। सोफिया, यह आखिरी मौका है। मैं तुम्हें अभी घर ले जा सकता हूँ। सुरक्षा में वापस, साधारण जीवन में वापस, तुम्हारे उस जीवन के बाकी हिस्से में वापस जहाँ तुम उस नर्स के कार्यालय में जो कुछ देखा था उसे बार बार याद करती रहोगी। उसने खिड़की से बाहर देखा, फिर मेरी तरफ देखा। या फिर आप अंदर आकर पता लगाए कि लूना 2 दिनों तक सीधे क्यों नहीं चल पा रही थी। मेरे बोलने से पहले ही उसका हाथ हैंडल पर था। सामने एक घर दिखाई दे रहा था। वह पुराना घर, वही घर जिसे माँ ने बेचने से मना कर दिया था क्योंकि उसमें बहुत सारी यादें बसी थीं। सालों से खाली पड़ा, धैर्य से इंतजार करता हुआ। यहाँ तक कि मेडिसन, मेरी रानी, मेरी चुनी हुई, ने भी पाप में इस दहलीज को पार नहीं किया था। इस घर ने मुझे पाला पोसा, भूखा रखा, भूख का सबक सिखाया। आज रात यह एक नया सबक देखेगा। भूख जब आखिरकार अपना असर दिखाती है तो क्या होता है? जैक मॉरिसन की प्रेमिका पहली शिकार बनेगी। उसकी परिपूर्ण, सलीकेदार प्रेमिका उसी जगह पर टूट जाएगी जिसने मुझे जन्म दिया। ये घर मेरे बचपन के हर राज को जानता था, आज रात यह सबसे प्यारा राज जानेगा। ये तुम्हारा नया घर नहीं है। अफवाहें चल रही हैं, तुम्हें पता है ना? सोफिया ने कहा, उसकी आवाज़ उसके विनम्र बाहरी रूप के विपरीत पतली थी। नहीं, मैं यहीं से हूँ। यहीं मैंने भूख को जाना। यहीं मैं जैक द्वारा छोड़े गए घावों को भरने के लिए रेंगती हुई आई थी। अब मैं उसकी जिंदगी में एक नया घाव बनाऊंगी, उसकी प्रेमिका के साथ संबंध बनाकर। वह स्वेच्छा से मेरे पीछे दरवाजे तक आए। हर कदम एक चलता फिरता विश्वासघात था। हर सांस उस जीवन के ताबूत में एक कील ठोकने जैसा था जिसे वह चाहने का दिखावा करती थी। अंदर आते ही हवा में एक अजीब सी महक छा गई, यादों की गहरी खुशबू, बासी धूल और भूतों की याद। मैं जो कभी था वो आज भी इन दीवारों पर छाया हुआ था। फर्नीचर सफ़ेद चादरों से ढका हुआ था, मानो शोक मनाने के लिए स्मारक बने हों। माँ इसे भुला नहीं पा रही थी, मैं भी नहीं। कितनी शांति है, सोफिया ने फुसफुसाते हुए कहा। ज्यादा देर नहीं। वह कांप उठी। ठंड से नहीं, भविष्यवाणी से। पानी, मैंने रसोई की ओर इशारा करते हुए पूछा, जहाँ कभी एक भूखे लड़के को खाना खिलाया गया था। उसके होंठ कस गए, हिम्मत बुझती मोमबत्ती की तरह टिमटिमा रही थी। अब और देरी नहीं, या तो अपना वादा पूरा करो या मुझे घर ले चलो। मैंने धीरे से, स्वाभाविक रूप से मुस्कुराया। शहरों पर मंडराते तूफानों की मुस्कान। सावधान रहो सोफिया, मैं जो भी वादा करता हूँ वह पूरा होता है, तो इसे अपने पास रखो। धिक्कार है मुझे, कार्टर। धिक्कार है मुझे। पूर्ण मुक्ति, प्रथम चरण प्रारंभ। जिस घर में भूख का जन्म हुआ, वहीं भूख को सिखाया जाएगा। जिस स्थान पर मैंने रक्त बहाया, वहीं दूसरा आनंद का रक्त बहाएगा। जैक मॉरिसन की प्रेमिका आवश्यकता का अर्थ सीखेगी। रात हमारे सामने अनंत रूप से फैली हुई थी, मानो कोई धर्मग्रंथ हो। कल वह जैक के पास लौटेगी, भले ही उसकी त्वचा पर नहीं, लेकिन उसकी आत्मा पर मेरे उंगलियों के निशान अंकित होंगे। लेकिन आज रात वो मेरी थी। और ये घर, मेरा पहला गवाह, इसे याद रखेगा। मैंने आदेश दिया, मेरे पीछे आओ। देखते हैं कि क्या आप वह सब कुछ खोने के लिए तैयार हैं जो आप खुद को समझते थे। हमारे पीछे, दरवाजा एक अंतिम क्लिक के साथ बंद हो गया, ताबूत के ढक्कन की तरह धीरे से। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था, न उसके लिए, न मेरे लिए, न जैक के लिए। बस आगे बढ़ना था, विनाश की ओर। घर हमारे चारों ओर सांस ले रहा था। भले ही हम कुछ ही दिन पहले यहाँ आए थे, फिर भी परिचित खिड़कियों से छनकर आती सड़क की रोशनी में धूल के कण नाच रहे थे। पुरानी लकड़ी की हल्की सी खुशबू और यादें हवा में घुली हुई थीं। ये वही बैठक कक्ष था जहाँ मैंने वीडियो गेम खेले थे, टॉमी से बहस की थी और पीटर कार्टर बनना सीखा था। आज रात यह एक वेदी बन जाएगा। सोफिया आगे बढ़ी, घिसे हुए कालीन पर उसकी एड़ियों की आवाज़ खामोश थी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने खस्ताहाल चमड़े के सोफे और दीवारों पर लगी बचपन की तस्वीरों को देखा। वह भूतों के अड्डे में बलि का बकरा जैसी लग रही थी।
किस्मत अच्छी है मैंने धीरे से कहा और दरवाज़ा हल्के से बंद कर दिया, जिससे हम अंदर ही बंद हो गए। पहली औरत, आखिरी औरत, हमेशा के लिए। मैंने इस बेतुकेपन को हवा में ही रहने दिया। मेरा पवित्र स्थान उसके लिए अपवित्र हो गया। मैंने मेडिसन के साथ यहाँ कभी संबंध भी नहीं बनाए, लेकिन सोफिया इन फर्शों पर अपना समर्पण बहा देगी। तुम्हें पीटर कार्टर के मंदिर में खंडहर बनने का मौका मिल रहा है। अब यह एक परीक्षण स्थल है, इसे हटा दो। आदेश शांत था, लेकिन थप्पड़ की तरह लगा। उसकी सांस अटक गई। यहाँ, अभी, क्या तुम यहाँ शर्तों पर बातचीत करने आए हो? मैं उसके करीब गई, उसकी जगह में दखल देते हुए। उसके महंगे परफ्यूम की जानी पहचानी खुशबू घर के इतिहास के साथ घुल मिल गई। या ये पता लगाने आई हूँ कि मेडिसन की दोस्त ने जो अफवाहें फैलाईं और तुमने जो देखा वो सच है या नहीं। क्या मैं सचमुच तुम्हें अपना नाम चिल्लाने पर मजबूर कर सकती हूँ, जहाँ जैक ने तुम्हें कभी अपना नाम फुसफुसाने पर मजबूर नहीं किया? उसकी उंगलियां जिप के खींचने वाले टैब से छू गईं। घने सन्नाटे में एक तीखी, धातु जैसी क्लिक की आवाज़ आई। वह हिचकिचाए, उसकी उंगलियों के जोड़ पीले पड़ गए। फिर उसने धीरे धीरे जिप को नीचे खींचा। सन्नाटे को चीरती हुई एक धीमी, दर्दनाक चीख सुनाई दी। उसकी सफ़ेद पोशाक, उसकी बनावटी पवित्रता का कवच, उसकी रीढ़ की हड्डी के पास से फट गई, कंधों से सरकते हुए एक आह भरी। वह गिरी नहीं, बल्कि आत्मसमर्पण कर दिया। कपड़ा उसकी कमर पर सरसराता हुआ, पिघली हुई बर्फ की तरह उसके पैरों के पास इकट्ठा हो गया और आग की रोशनी में उसे प्रकट कर दिया। वह काले लेस की पोशाक में खड़ी थी, जानबूझकर, सोच समझकर। हॉल्टर स्टाइल की ब्रा बेहद नीचे तक कटी हुई थी, जिससे उसके भारी स्तन उभरे हुए थे और बारीक कड़ाई से बाहर निकल रहे थे। उसके काले निप्पल पारदर्शी जाली के ऊपर स्पष्ट रूप से कड़े दिख रहे थे। उसकी पसलियां पतली कमर की ओर तेजी से बढ़ती जा रही थीं। बोन वाला कोर्सेट टॉप उसकी त्वचा में धंसा हुआ था, जिससे उसकी छाती के नीचे का नाजुक हिस्सा और भी स्पष्ट दिख रहा था। नीचे, उसकी कमर पर लेस से बनी मैचिंग पैंटी थी, जिसका बैंड उसकी नाभि के ठीक नीचे की कोमल वक्रता को चुभ रहा था। लेकिन मोमबत्ती की रोशनी को अपनी ओर बांधे रखने वाली चीज़ तो उसके नीचे छिपी हुई थी। मैं सही थी, उसने मैचिंग अंडरवियर पहन रखे थे। उसकी जांघों के बीच रेशम पहले से ही गहरा हो चुका था। लेस पर एक चांदी के सिक्के के आकार का गीला धब्बा उभरा हुआ था, जो पूरी तरह भीगा हुआ था और बिखरी हुई स्याही की तरह चमक रहा था। मोमबत्ती की रोशनी उस गीलेपन पर पड़ रही थी, जिससे वह झिलमिला रहा था और नीचे छिपी हुई बेचैन धड़कन को प्रकट कर रहा था। भरे हुए कपड़े पर फूली हुई और खींची हुई मोटी सिलवटें। उसकी उत्तेजना की एक अकेली, साफ बूंद उसकी जांघ के भीतरी वक्र पर रिसकर नीचे आ गई, तरल क्रिस्टल की तरह प्रकाश को पकड़ते हुए छाया में गायब हो गई। वह हिली नहीं, उसने सांस भी नहीं ली। वह बस वहीं खड़ी रही, बेबस। उसके लिए चुनी हुई, भूखी, भीगी हुई टिमटिमाती रोशनी में उसकी ज़रूरत का सबूत स्पष्ट और निर्विवाद था। शाबाश, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। मेरी उंगलियां उसकी कॉलरबोन पर पंख की तरह हल्की हल्की फिराईं, और मैंने देखा कि उसकी त्वचा पर बुखार की तरह रोंगटे खड़े हो गए, जैसे वह मेरे स्पर्श में झुक गई, मानो रोंगटे हटने का ख्याल ही उसे डरा रहा हो। जैक शायद तुम्हें ऐसे चूमता है जैसे उसे डर हो कि तुम टूट जाओगी, जैसे तुम चीनी मिट्टी की बनी हो। मैं उसके करीब झुकी, मेरी सांसें उसके कान पर हल्की हल्की महसूस हुईं। मैं तुम्हें तोड़ने से नहीं डरती, सोफिया। मुझे इस बात का पूरा भरोसा है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम असल में क्या चाहती हो। मेरे होंठ उसके होंठों से टकरा गए, कोमल नहीं, बल्कि ज़बरदस्त, अधिकारपूर्ण। जीभ उसके होठों पर फिसलती हुई, आक्रमण करती हुई, अपना अधिकार जताती हुई, बोरबन और बेबसी का स्वाद चखती हुई। वह सिसक उठी, मुझ में समा गई। उसकी उंगलियां मेरे कंधों पर अर्धचंद्राकार निशान बना रही थीं। जैक के चुंबन बनावटी शिष्टाचार थे, मेरे चुंबन विध्वंसकारी थे, विनाश का अग्रदूत। जैसे ही मैंने चुंबन गहराया, मेरे हाथ उसके शरीर पर घूमने लगे। एक हाथ उसकी पसलियों पर फिसलते हुए उसके स्तन को लेस के ऊपर से थामने लगा। अंगूठा उसके उभरे हुए हिस्से को हल्के से लेकिन जानबूझकर छू गया। उसने मेरे मुंह में हौंकते हुए, धनुष की डोरी की तरह कमर झुकाए, उसकी रीढ़ दीवार से दूर हट गई। मेरा दूसरा हाथ नीचे सरका, उंगलियां उसकी जांघ के भीतरी हिस्से पर रेशमी मोजे के ऊपरी भाग को छू गईं। वह बुरी तरह कांप उठी, मेरी छूने से उसकी मांसपेशियां फड़कने लगीं। बिल्कुल अछूता। जैक तो बचपन से ही किंडरगार्टन में इधर उधर भटक रहा था। बताओ, मैंने उसके सूजे हुए होंठों पर फुसफुसाते हुए कहा, अंगूठे से उसके निप्पल को धीरे धीरे, मदहोश कर देने वाले गोल गोल घुमाते हुए। दबाव से वह सख्त और दर्द से भरा हुआ हो गया। बताओ, जैक ने तुम्हें कभी सिर्फ एक चुंबन से इतना जीवंत महसूस कराया है? मेरा हाथ उसकी जांघ पर थोड़ा ऊपर चढ़ गया, उंगलियों के जोड़ उसकी पैंटी के भीगे हुए लेस को छू गए। वह अनजाने में छटपटाने लगी और उसके मुंह से एक दबी हुई कराह निकल गई। कभी नहीं, उसने टूटी हुई, कांपती हुई आवाज में कबूल किया। हे भगवान, पीटर, आज रात मेरा नाम ये नहीं चलेगा, मैंने गुर्राते हुए कहा। मेरा हाथ आखिरकार गीले लेस के ऊपर से उसके उभारों तक पहुंच गया। गर्मी से मेरी हथेली झुलस गई। वो पूरी तरह भीगी हुई थी।
मेरा अंगूठा उसकी क्लिटोरिस तक पहुंचा, जो रेशम के ऊपर से उभरी हुई, सूजी हुई थी, और मैंने उसे जोर से दबाया। तीखा, सिर्फ मजाक नहीं, बल्कि जबरदस्ती। धत्तेरे की। उसका सिर पीछे की ओर जोर से टकराया और दीवार से जा टकराया। उसकी कमर मेरे हाथ पर बेतहाशा हिलने लगी। हे भगवान, हे भगवान, कृपया। क्या? मैंने पूछा। मेरे दूसरे हाथ ने फीते को जोर से खींचा, कपड़ा फट गया, जिससे उसकी नंगी, चमकदार त्वचा दिखाई दी। उसकी क्लिटोरिस गहरे गुलाबी रंग की, दानेदार थी और ज़रूरत से तड़प रही थी। बस करो, या मुझे बर्बाद कर दो। मुझे बर्बाद कर दो, वह सिसकते हुए बोली, शब्द उसके गले से लड़खड़ा रहे थे। कृपया, मुझे बर्बाद कर दो, मुझे उसे भुला दो, मुझे बस यही याद रहने दो। अब और कोई भूमिका नहीं। मेरे होंठ फिर से उसके होंठों से टकराए, उसकी चीखों को निगलते हुए मेरी उंगलियां उसकी कोमल गर्माहट में समा गईं। पहले 2 उंगलियां तुरंत ऊपर की ओर मुड़ीं, उसके भीतर उस खुरदुरे, जादुई स्थान को खोजने के लिए, वह स्थान जो महिलाओं को चकनाचूर कर देता है, सिस्टम के ज्ञान द्वारा उसके प्रवेश करते ही निर्धारित किया गया था। वह बेहद सधी हुई थी, मेरे चारों ओर मंडरा रही थी, पहले से ही चरम सीमा पर थी। पीटर, वह मेरे मुंह में कराह उठी, जब मेरी उंगलियां उस जगह को लगातार और सटीक तरीके से सहला रही थीं। मेरा अंगूठा उसकी खुली हुई क्लिटोरिस पर कसकर चिकने गोल घेरे बना रहा था। आवाज़ें अश्लील हो गईं, उसकी योनि में मेरी उंगलियों की गीली सरसराहट, हमारे होठों की बेताब चटक, उसकी टूटी हुई चीखें। उसका शरीर धनुष की डोरी की तरह मुड़ गया, उसके नाखून मेरी पीठ पर खरोंचे मार रहे थे। मैं तारानकन, हाँ, बिल्कुल वहीं। रुको मत। ओह पीटर, मैं। जब वो चरम सुख तक पहुंची तो मैंने उसकी चीख को अपने अंदर ही दबा लिया। भीतरी दीवारें मेरी उंगलियों को शिकंजे में जकड़ रही थीं, जोर से कांप रही थीं। उसका पूरा शरीर कांप उठा, गीलेपन की बाढ़ मेरे हाथ से बह निकली, उसकी जांघों को भिगो दिया और फर्श पर टपकने लगी। मैं रुका नहीं, मैं लगातार धक्के मारता रहा, अंगूठा उसकी अति संवेदनशील क्लिटोरिस पर जोर से रगड़ता रहा, इसे लंबा खींचता रहा, इस पर अपना अधिकार जमाता रहा, उसे तब तक दर्द की चरम सीमा तक ले जाता रहा जब तक उसकी चीखें टूटी हुई सिसकियों में बदल गईं। वह मेरे ऊपर आकर गिर पड़ी, बेजान, थकी हुई, अनियंत्रित रूप से कांप रही थी। मैंने अपनी उंगलियां धीरे धीरे बाहर निकालीं, जो उसके स्राव से लथपथ थीं, मंद रोशनी में चमक रही थीं। उसकी आंखें, धुंधली, मदहोश, मेरी हरकत को देख रही थीं। मैंने उन्हें अपने होठों तक लाया और चाटकर साफ किया, जबकि वह मुझे देख रही थी। उसका स्वाद तीखा, स्त्रीत्व से भरपूर, केवल उसका मेरी इंद्रियों को सराबोर कर गया। संतुष्ट, तैयार, अब भी तुम्हें लगता है कि 3 बार धक्के देना ही जुनून है? मैंने कर्कश स्वर में कहा, मेरी आवाज़ उत्तेजना और उसकी चरम सुख की गूंज से खुरदरी हो गई थी। वह बस घूरती रही, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, होंठ सूज गए और खुले रह गए। किसी जवाब की जरूरत नहीं थी। उसकी दयनीय हालत, जैक के घर की हवा में फैली चरम सुख की तेज गंध ही काफ़ी जवाब थी। जैक मॉरिसन की आदर्श प्रेमिका को मैंने सिर्फ अपने हाथों और मुंह से ही तहस नहस कर दिया था। पूर्ण मुक्ति की ओर पहला कदम अभी शुरू ही हुआ था। जमीन पर नमक छिड़का जा चुका था। अब असली विजय का दौर शुरू हुआ। पुराने घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। सोफिया जानी पहचानी, घिसी पिटी चमड़े की सोफे से टेक लगाकर बैठी थी, उसकी छाती जोर जोर से धड़क रही थी, और मेरे हाथों और मुंह से किए गए उन झटकों के बाद भी उसके हाथ पैर कांप रहे थे। मेरे वीर्य से सने हुए उंगलियां इस बात का सबूत थीं। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। वातावरण में एक अजीब सी ऊर्जा समाई हुई थी, उसकी मुक्ति की सुगंध और मेरे बचपन की यादों से भरी हुई। उसकी चौड़ी और गहरी आंखें मुझे ऐसे घूर रही थीं मानो कोई शिकार अंतिम प्रहार की प्रतीक्षा कर रहा हो। मैंने उसे छुआ नहीं, अभी नहीं। मैं पीछे हट गया, अपनी निगाहें उसे निहारने में लगा दी। मेरी निगाहें उसके स्तनों के तीव्र उभार पर टिकी थीं, काली लेस पिंजरे की तरह खींची हुई थी, निप्पल कपड़े के बीच से गहरे रत्नों की तरह उभरे हुए थे। पसीने की बूंदें उनके बीच जमा होकर उसकी छाती से नीचे लेस की घाटी में गायब हो रही थीं। उसके कांपते पेट के तलवे पर नजरें टिकी थीं, हर बेहाल सांस के साथ मांसपेशियां फड़फड़ा रही थीं, और उसकी योनि से चिपकी हुई भीगी हुई लेस की पतली सी पट्टी तक। वह सिर्फ गीली नहीं थी, वह पूरी तरह भीगी हुई थी, पारदर्शी थी, सब कुछ दिखा रही थी। खून से लथपथ सूजी हुई परतें, रेशम के नीचे उसकी क्लिटोरिस की सख्त नोक साफ दिखाई दे रही थी। मोमबत्ती की रोशनी में उसकी जांघें चमक रही थीं, उसकी उत्तेजना से लथपथ, धीरे धीरे उसके घुटनों की ओर टपकती हुई। मासूम सा माहौल, बेबाक औरत, यह विरोधाभास मेरी नसों में बिजली की तरह दौड़ रहा था। तुम्हें देखो, मैंने धीमी आवाज में कहा, धूल से भरी हवा में मेरी आवाज एक भूकंप की तरह गूंज रही थी। एक वेश्या की तरह लाल हो गई हो, कुंवारी लड़की की तरह कांप रही हो जिसका कौमार्य भंग होने वाला हो, पहले से ही बर्बाद हो चुकी हो, और मैंने अभी शुरुआत भी नहीं की है। मेरी नज़रें उसकी टांगों के बीच डूबती हुई लेस पर टिक गईं। वो छोटा सा लेस का टुकड़ा ही तुम्हें थामे हुए है, और वो भी तुम्हारे लालच में डूबा हुआ है।
मैं एक कदम और करीब आया, धीरे धीरे, सोच समझकर। मेरे वजन से फर्श की लकड़ियां चरमरा उठीं। क्या मैं इसे फाड़ दूं? तुम्हारी योनि को सांस लेने दूं? या तुम्हें मुझसे इसे फाड़ने की भीख मंगवाऊं, जबकि तुम खुद को मेरे हाथों में घुलते हुए देखो? उसने मुश्किल से अपनी बात कही। उसके पूरे शरीर में कंपकंपी दौड़ गई, स्तन उछलने लगे, जांघें तन गईं और उसके गुप्तांगों पर लेस कसकर खींच गई। पीटर, प्लीज। क्या? मैंने पलटकर जवाब दिया, उसके चारों ओर धीरे धीरे चक्कर लगाते हुए, जैसे कोई भेड़िया घायल शिकार को निहार रहा हो। मेरी उंगलियां उसकी बांह के पिछले हिस्से को छू गईं, पंख की तरह हल्की, लेकिन वह ऐसे झटक गई जैसे उसे दाग दिया गया हो। क्या मैं तुम्हें छू सकता हूँ? क्या मैं अपने हाथों को तुम्हारी इस टपकती योनि पर तब तक फेर सकता हूँ जब तक तुम चीख न उठो? क्या मैं तुम्हें चख सकता हूँ, इस भूख को तब तक चाट सकता हूँ जब तक तुम अपना नाम न भूल जाओ? या क्या मैं तुम्हें इतनी जोर से चीखने पर मजबूर कर सकता हूँ कि इस घर के भूत भी कामुक होकर जाग उठें? उसकी सांसें जोर से अटक गईं। कूल्हे अनजाने में हिलने लगे, लुढ़कते हुए, तलाशते हुए, जांघें दर्द कम करने के लिए आपस में रगड़ने लगीं। सब कुछ, उसने फुसफुसाया, शब्द बिखरे हुए, कच्चे थे। प्लीज, सब कुछ। उद्धरण चिन्ह। वह सिसक उठी, एक टूटी हुई, हताश आवाज। उसकी मुट्ठियां कमर पर कस गईं, उंगलियों के जोड़ सफ़ेद पड़ गए। प्लीज। उसकी आवाज लड़खड़ा गई। प्लीज, पीटर, मुझे बर्बाद कर दो। उद्धरण चिन्ह। मैंने धीरे से लेकिन शरारती मुस्कान दी। शाबाश। मेरी नज़र उसकी जांघों के बीच भीगी हुई लेस पर पड़ी। अब मुझे दिखाओ कि तुम अपने शरीर से कैसे भीख मांगती हो। और सोफिया ने आज्ञा मानी। उसके हाथ कांपते हुए उसके पेट पर फिसल गए और उसने अपने अंगूठे लेस वाली कमरबंद में फंसा लिए। उसने उसे धीरे धीरे, इंच दर इंच, उतारना शुरू किया, जिससे नीचे की चिकनी, सूजी हुई परतें दिखाई देने लगीं। चमकता हुआ गुलाबी मांस मोमबत्ती की रोशनी से मिला। क्लिटोरिस काली, सूजी हुई, स्पष्ट रूप से धड़क रही थी। वह फटी हुई लेस से बाहर निकली, ब्रा के अलावा पूरी तरह नग्न। फिर उसने अपने पैर चौड़े करके फैला दिए। अर्पण, समर्पण, मुझे छुओ, वह सिसकते हुए बोली। मुझे चखो, मुझसे संभोग करो, मुझे अपने अंदर तुम्हारे नाम के सिवा सब कुछ भुला दो। उद्धरण चिन्ह। हवा में सरसराहट हुई। उसकी खुशबू, कस्तूरी, गर्मी, गीले रेशम की महक मेरी इंद्रियों में समा गई। यही इशारा था। मैं उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया, शालीनता से नहीं, बल्कि अवतरित होने के लिए। फर्श की लकड़ियां मेरे नीचे चरमरा उठीं, ठंडी लकड़ी मेरी त्वचा को चुभ रही थी। जैसे ही मेरे हाथों ने उसकी पिंडलियों को थाम लिया, हथेलियां ऊपर की ओर सिरकीं, अंगूठे उसके घुटनों के पीछे की संवेदनशील जगहों पर दब गए और मैंने नसों में दौड़ती कंपकंपी महसूस की। उंगलियों ने उसकी बाहरी जांघों को इतनी जोर से पकड़ा कि निशान पड़ गए, अंगूठे उसकी कमर पर भीगी हुई लेस में फंस गए। कोई चीर फाड़ नहीं, धीमी, दर्दनाक। पैंटी चिपकी हुई थी, रेशम सूजी हुई, दर्द करती त्वचा से चिपकी हुई। एक नर्म, गीली आवाज आई, जैसे त्वचा फट रही हो, और उसे पूरी तरह से उजागर कर दिया। वे उसके टखनों के आसपास जमा हो गईं, भीगी हुई लेस की बेड़ियों की तरह। वह मेरे बचपन के घर के बीचों बीच नग्न अवस्था में खड़ी थी। मेरी सांसें थम गईं, सिर्फ प्रशंसा से ही नहीं, बल्कि पहचान से भी। एकदम चिकनी योनि, मंद रोशनी में बिखरे शहद की तरह चमक रही थी। भीतरी होंठ गहरे, लाल, पहले से ही खुले हुए, जैसे कोई मुरझाया हुआ फूल खिल रहा हो। क्लिटोरिस, एक उभरा हुआ, चमकता हुआ मोती, उसकी हर उखड़ी हुई सांस के साथ धड़क रहा था। उसकी खुशबू ने मुझे झकझोर दिया, गहन, कस्तूरी जैसी, मीठी, स्त्रीत्व से भरपूर। सोफिया। मदहोश कर देने वाली, मदहोश कर देने वाली, एक नशा जो मेरी रगों में दौड़ रहा था। मैंने अपने अंगूठों से उसे धीरे धीरे, श्रद्धापूर्वक फैलाया, मानो किसी बलिदान के लिए बनी वेदी का अनावरण कर रहा हो। उसकी सांस अटक गई, ठंडी हवा उसके तपते शरीर से टकराए और उसके गले से एक घुटती हुई सिसकी निकली। मैं उसे देखता रहा, मंत्रमुग्ध हो गया। हर चिकनी तह, हर मांसपेशी की कंपकंपी, बेहद खूबसूरत। मैंने धीमी आवाज में कहा, गर्म हवा के झोंके से वह ऐसे सिकुड़ गई जैसे जल गई हो। और ये सब मेरी हैं। फिर मैं आगे झुका। कोमल नहीं। मैंने अपनी जीभ चपटी की और चाटा, पेरिनियम से क्लिटोरिस तक एक लंबा, जानबूझकर किया गया स्ट्रोक। उसका पूरा शरीर बिजली के तार में कट लगने की तरह कांप उठा। उसके गले से एक तीखी, कर्कश चीख निकली। उसका स्वाद फूट पड़ा, कस्तूरी जैसा, मीठा, पूरी तरह से उसका, मेरी इंद्रियों को सराबोर कर दिया। मैंने इसे फिर से किया, धीरे धीरे और जोर से, उसकी सबसे कोमल त्वचा पर चौड़ी, गीली धारियां बनाते हुए। उसके हाथ मेरे बालों पर टूट पड़े, उलझाते, खींचते, जड़ें चीखती हुई ऐसे कसकर पकड़े हुए जैसे अन्यथा डूब जाएंगी। हे भगवान, पीटर! हाँ, वह कराह उठी, आवाज ऊंची, पतली और किनारों से फटी हुई थी। उसके घुटने लड़खड़ाने लगे, टांगें कांपने लगीं, मांसपेशियां जवाब देने लगीं। मैंने उसकी जांघों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, उसे स्थिर रखते हुए उसे थामे रखा। मेरी जीभ सिकुड़ गई, मानो एक हथियार बन गई हो।
मैंने उसकी जीभ की नोक को उसकी खुली हुई क्लिटोरिस पर तेजी से फेरा। उसकी प्रतिक्रिया तुरंत हुई, उसके फेफड़ों से एक कर्कश चीख निकली, उसकी पीठ हिंसक रूप से झुक गई, कूल्हे आगे की ओर झटके से बढ़े और मेरे चेहरे से रगड़ खाने लगे। बिल्कुल वहीं, ओह, बिल्कुल वहीं। मैंने उसके सूजे हुए स्तन पर अपना मुंह रखा और जोर से चूसा। उसी समय मैंने अपनी 2 उंगलियां उसके अंदर गहराई तक डाली और तुरंत मुड़कर उसकी योनि के ऊपरी हिस्से में उस खुरदुरे, संवेदनशील स्थान को खोज निकाला। ये संयोजन बेहद उत्तेजक था। पीटर, वह चीखी, उसकी आवाज़ जानी पहचानी दीवारों से टकराकर गूंज उठी। उसके पैर एकदम लड़खड़ा गए। वह आगे की ओर गिर पड़ी। अचानक उसका भार मेरी बाहों में भारी हो गया। लेकिन मैं तैयार था। मेरे हाथ उसकी जांघों से हटकर उसकी नितंबों को मजबूती से पकड़ लिया। मेरी उंगलियां मुलायम मांस में धंस गईं। मैं उछल पड़ा, उसे सहजता से उठाते हुए, अपने कंधों और बाइसेप्स का इस्तेमाल करते हुए। उसके पैर सहज रूप से मेरी गर्दन के चारों ओर लिपट गए, जांघें मेरे कानों से कसकर चिपक गईं, मानो मुझे अपने शरीर से जकड़ लिया हो। मैं उसे लड़खड़ाते और हौंफते हुए कुछ कदम दूर पास की दीवार तक ले गया और उसे इतनी ताकत से दीवार से टकरा दिया कि उसे चोट न लगे। उसके हाथ दीवार पर टिके हुए थे, सिर पीछे की ओर झुका हुआ था, आंखें कसकर बंद थीं। जकड़ा हुआ, फंसा हुआ, पूरी तरह से मेरी दया पर। और मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ था। मेरा मुंह उसकी योनि से कभी नहीं हटा। मैं मजे से उसका आनंद ले रहा था। मेरी जीभ गहराई तक घुस गई, कठोर धक्कों से उसके प्रवेश द्वार को भेदती रही, फिर उसकी भक्षेप के चारों ओर घूमती रही, जोर से चूसती रही और फिर बिजली की गति से झटकती रही। मेरा बायां हाथ उसके नितंबों पर टिका रहा, दबाता रहा, मसलता रहा, उसके नितंबों को फैलाता रहा ताकि मुझे बेहतर पहुंच मिल सके। मेरा अंगूठा उसकी गुदा के तंग छिद्र के बेहद करीब पहुंच गया। मेरा दाहिना हाथ उसके धड़ पर ऊपर की ओर सरका, उसके लेस से ढके स्तन को बेदर्दी से टटोलते हुए, तनावग्रस्त निप्पल को ढूंढकर उसे अंगूठे और तर्जनी के बीच बेरहमी से दबाया, उसे घुमाया, खींचा। हाँ, धत तेरे की, हाँ, वह चीखी, दीवार से जोर से टकराते हुए अपनी योनि को मेरे मुंह पर बेतहाशा रगड़ रही थी। उसका शरीर बिजली के तार की तरह कांप रहा था, पसीने की एक पतली परत से ढका हुआ। अब उसकी चीखें लगातार गूंज रही थीं, आदिम, अस्पष्ट, शुद्ध संवेदनाओं से भरी आवाजें। रुको मत, कृपया मत रुको, मैं, धिक्कार है, उद्धरण चिन्ह। वह एक कुंडलित स्प्रिंग की तरह तन गई, उसकी हर मांसपेशी जकड़ गई। उसके सीने में एक गहरी, कर्कश कराह उठती गई, ऊंची होती गई, चीख की ओर बढ़ती गई। फिर वह बिखर गई। सिर्फ चरम सुख नहीं, एक विस्फोट। उसका पूरा शरीर दीवार से जोर से टकराया। गर्म तरल मेरे मुंह में बह निकला, मेरी जीभ, मेरा गला भर गया और मेरी ठुड्डी तक बह गया। हवा में एक तीखी, स्पष्ट खुशबू फैल गई, उसकी शुद्ध और बेरोक-टोक खुशबू। मैं पीछे नहीं हटा। मैंने अपने होंठ उसके कांपते हुए शरीर पर रख दिए और उसे पी गया। गटकते हुए, उसके स्राव की हर बूंद को निगलते हुए, जब वह मेरे ऊपर सिसक रही थी और कांप रही थी, उसकी जांघें मेरे सिर के चारों ओर अविश्वसनीय रूप से कसकर जकड़ी हुई थीं, उसके नाखून दीवार को खरोंच रहे थे। मैंने लहरों के बीच धीरे से उसकी जीभ को छुआ, उसकी पीड़ा को बढ़ाया, उसके थके हुए शरीर से हर आखिरी कंपन को निचोड़ लिया जब तक कि आखिरकार उसके पैर ढीले नहीं पड़ गए और मेरे कंधों से कमजोर होकर फिसल गए। मैंने उसे धीरे से जमीन पर लिटा दिया। वह दीवार के सहारे धंस गई, बेजान, पूरी तरह से टूटी हुई, आंखें बेजान और भावहीन। पसीने से उसके लाल गालों और गर्दन पर बालों की लंटें चिपकी हुई थीं। उसकी सांसें उखड़ी हुई और उथली थीं। उसके चेहरे पर मस्कारा फैला हुआ था। मैं धीरे धीरे सीधा खड़ा हुआ, उसकी विक्षिप्त आकृति के ऊपर मंडराता हुआ। मैंने उसे नीचे देखा, फिर धीरे धीरे, जानबूझकर, अपने होठों को चाटा, उसके समर्पण के उस स्वाद का आनंद लिया जो अभी भी मेरे मुंह में बसा हुआ था। उसके वीर्य की तीखी, विजयप्रिय गंध मेरे बचपन के बैठक कक्ष की हवा में छाई हुई थी, मानो यादों पर एक अमिट दाग हो। भूत अब महज गवाह नहीं थे, वे सहभागी थे। सोफिया हिली नहीं, बोली नहीं, वह बस वहीं लेटी रही, मानो उसी से पराजित हो गई हो। लेकिन हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ था। बैठक कक्ष की हवा में सोफिया की चीख की गूंज अभी भी गूंज रही थी, उसकी मुक्ति की गंध पवित्र धुएं की तरह धूल भरी दीवारों से चिपकी हुई थी। वह दीवार से टेक लगाकर लेटी थी, मानो एक अधूरी भेंट हो, त्वचा लाल, होंठ सूजे हुए, आंखें सदमे और किसी गहरी भावना से भरी हुई थीं। पूजा, मैं उसके ऊपर खड़ा था, जानबूझकर धीमी गति से अपनी बेल्ट खोल रहा था, चमड़े की सरसराहट उसकी उखड़ी हुई सांसों के बीच से निकल रही थी। मैंने खुद को मुक्त कर लिया, और वह सिकुड़ गई, डर से नहीं, बल्कि विस्मय से। उसकी पहले से ही चौड़ी आंखें और भी ज्यादा फैल गईं, और मांस के उस मोटे, भारी स्तंभ पर टिक गईं जो अचानक से बाहर निकल आया था। ये सिर्फ बड़ा ही नहीं था, ये तो विशालकाय था। कसी हुई त्वचा के नीचे नसें खून से लथपथ सांपों की तरह फड़क रही थीं, सिर गहरा लाल था और वीर्य से चमक रहा था। यह इंसानी मांस से कम और बुरे सपनों के पत्थरों जैसा लग रहा था, मांस का एक टुकड़ा जिसे सिर्फ एक ही मकसद से तराशा गया था, विनाश। इसके भारी भरकम वजन ने उसकी सांस रोक दी, सीना जोर जोर से धड़क रहा था, पसलियां लेस के खिलाफ साफ दिख रही थीं।
उसने इसे सिर्फ देखा ही नहीं, इसे पहचान भी लिया। उसके विनाश का हथियार, पीटर। उसकी आवाज़ टूटी हुई फुसफुसाहट थी, अविश्वास और तीव्र, कांपती हुई ज़रूरत से भरी हुई। उसने कोहनियों के बल खुद को ऊपर उठाया, आंखें चौड़ी, टकटकी लगाए, जैसे कोई तीर्थयात्री किसी अपवित्र वेदी को घूर रहा हो। धीरे धीरे, श्रद्धापूर्वक, वह आगे बढ़ी। समर्पण नहीं, भक्ति, अपवित्रता। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे जब उसने हाथ बढ़ाया, उंगलियां अभी भी उसके वीर्य से लथपथ थीं, गुस्से से भरी नसों को टटोल रही थीं, मानो उसकी बर्बादी की धमनी का नक्शा बना रही हों। वह झुकी, गहरी सांस ली, पुरुषों की कामुक, आदिम गंध ने उसे सिसकने पर मजबूर कर दिया। उसकी जीभ धीरे से बाहर निकली, संकोच से, रिश्ती हुई योनि पर चक्कर लगाती हुई। मेरे स्वाद ने उसकी इंद्रियों को व्याकुल कर दिया और उसका पूरा शरीर कांप उठा। फिर उसने सिर को अपने मुंह में भर लिया। नरमी से नहीं, वह चूस रही थी, जैसे कोई डूबता हुआ व्यक्ति सतह पर लौटता है, अपने गालों को तब तक पिचकाती है जब तक वे अंदर धंस न जाएं। मुंह भर दूध के साथ कराहती हुई, उसकी जीभ संवेदनशील निचले हिस्से पर काम कर रही थी, चाट रही थी, पोषण दे रही थी। उसके हाथों ने आधार को पकड़ रखा था, अंगूठे नीचे के भारी अंडकोशों को सहला रहे थे। लेकिन पूजा काफी नहीं थी, अब अभिषेक का समय था। मेरे हाथ उसके बालों में जकड़े हुए थे, नरमी से नहीं, बल्कि अधिकार जताते हुए। मैंने उसका सिर पीछे की ओर झटका, खोपड़ी में जलन हो रही थी, उसके होंठों से लार और वीर्य की बूंदें मेरे लिंग तक जाले की तरह मोटी लटों की तरह फैल गईं। वह हौंफ उठी, उसकी आवाज़ अमानवीय थी, उसकी आंखें मेरी आंखों में टिकी हुई थीं, जंगली, भूखी, गिड़गिड़ाती हुई। खोलो, मैंने आदेश दिया। उसका जबड़ा नीचे गिर गया, अश्लील जीभ बाहर लटकी हुई, इंतजार कर रही थी, उस अश्लील मूर्ति की तरह खिलाए जाने के लिए तैयार थी जो वह थी। जैसे ही उसका जबड़ा खुला रह गया और जीभ भेंट की तरह लटक गई, मैं आगे की ओर झपटा। उसके मुंह में नहीं, अभी तक नहीं। मैंने उसके भारी सिर को उसकी जीभ पर जोर से मारा, एक गीली, मांसल थपकी जिससे वह चौंक गई, आंखें फटी रह गईं। उसके गुलाबी मांस पर वीर्य की छींटें पड़ गईं, जो उसकी ठुड्डी से नीचे टपक रही थीं। और चौड़ा करो, मैंने गुर्राते हुए उसके बालों को मुट्ठी में पकड़ा और उसके सिर को सही कोण पर खींच लिया। जैसे ही मैंने उसे पहले 3 इंच अंदर डाला, उसके होंठ अश्लील रूप से खींच गए, तनाव में आ गए। धीरे नहीं, बल्कि बेरहमी से। उसका मुंह मेरे चारों ओर फड़फड़ाने लगा, ग्लग ग्लग ग्लग। जैसे ही मैं और अंदर गया, उसका गला बेतहाशा फड़फड़ाने लगा और मैं उसके फैले हुए मुंह के चारों ओर निगलने की अनुभूति कर रहा था। हाँ, भाड़ में जाओ, इसे निगल जाओ, मैंने गुर्राते हुए कहा, अपनी कमर हिलाते हुए, उसके चेहरे को एक कुतिया की तरह चौदते हुए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, जिससे उसका मस्कारा फैलकर गालों पर काली नदियों की तरह बहने लगा। लार उसके मुंह के कोनों से उमड़कर बुलबुले की तरह बहने लगी और उसके उभरे हुए स्तनों पर टपकने लगी। लेकिन उसकी आंखें, भावुक और श्रद्धा से भरी, कभी भी मेरी आंखों से नहीं हटीं। उसके हाथों ने मेरी जांघों को जकड़ लिया, दूर धकेलने के लिए नहीं, बल्कि खुद को सहारा देने के लिए, क्योंकि मैं उसका गला कुचल रहा था। तुम्हें देखो, मैं हौंफते हुए बोला और अपना लिंग तब तक खींचता रहा जब तक कि उसका सिरा उसकी कांपती जीभ पर न टिक गया। गाढ़ी लार की धारें उसके होंठों को मेरे लिंग से जोड़ रही थीं, चमकती हुई, घिनौनी। गर्मी में पागल कुतिया की तरह लार टपका रही हो। जैक ने तुम्हें कभी इतना गंदा किया है क्या? उसने अपना सिर हिलाया, बेचैनी भरी, झटकेदार हरकत, जीभ पर मांस के भारीपन के बीच से सिकते हुए। नहीं, कभी नहीं, वह लड़खड़ाती आवाज में बोली। गला खराब था। मैंने जोर से धक्का मारा, और गहरा। मुझे इतना प्रतिरोध महसूस हुआ कि उसका दम घुटने लगा, शरीर कांपने लगा। इसे सह लो, पूरा सह लो, मैं दहाड़ा। मेरे अंडकोश उसकी ठोड़ी पर टकरा रहे थे। उसके नाखूनों ने मेरी जांघों पर निशान बना दिए, जैसे ही मैंने उसके चेहरे को जोर से चौदा, हरगीले, बेरहम धक्के के साथ कराते हुए। उसकी सिसकियां घुटती हुई, गड़गड़ाती हुई, मेरे लिंग के चारों ओर गूंज रही थीं। लार उसकी गर्दन से बह रही थी, जिससे उसके स्तनों से चिपकी हुई लेस वाली टैडी भीग रही थी। आंसू बेरोक बह रहे थे, लेकिन उसकी कमर बेसुध, बेताब, उस तबाही के लिए तड़प रही थी जो केवल मैं ही उसे दे सकता था। बालों को उंगलियों में फंसाकर मैंने उसका सिर पीछे की ओर झटका दिया, उसकी गर्दन झुक गई और मेरा लिंग गीली आवाज के साथ बाहर निकल आया। वह हौंफने लगी, उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी, होंठ सूजे हुए और चमक रहे थे। उसकी ठुड्डी से लार की एक मोटी धार लटक रही थी। उसके गले से एक घुटन भरी गड़गड़ाहट निकली, गाढ़ी, गीली, गले से निकली हुई। मैंने पीछे खींच लिया, बस उसका फूला हुआ सिरा उसके फैले हुए होंठों के बीच फंसा रह गया, फिर जोर से आगे बढ़ा और गहरा। उसका गला मेरे चारों ओर से हर उठा, एक गीली, शानदार गड़गड़ाहट, जैसे मांस पत्थर को निगल रहा हो। उसकी आंखों में आंसू आ गए, सिर्फ घुटन से नहीं, परमानंद से। उसके नाखून मेरी जांघों में गड़ गए, मुझे जकड़ते, खींचते, अंदर खींचते हुए। हाँ, बिल्कुल, मैंने गुर्राते हुए कहा, उसका चेहरा बिगड़ते हुए देखकर। उसके मुंह में लार भर गई, मोटे लिंग के चारों ओर से बुलबुले की तरह निकल रही थी। उसकी ठुड्डी पर चमकदार रस्सियों की तरह लिपटी हुई थी और उसके उभरे हुए स्तनों पर टपक रही थी।
मैंने एक निर्दयी लय बना ली, उसके चेहरे पर कूल्हों से थप्पड़ 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 की आवाज़। गीली, घुटन भरी आवाज़ें ग्लग गरगल गैस्प धूल भरी हवा में डूब गईं। उसका शरीर पीछे नहीं हटा बल्कि झुक गया, हिचकी ऊपर की ओर हिलती हुई, शून्य से रगड़ खाती हुई। भूख। उसका खाली हाथ उसकी योनि पर चला गया, उंगलियां उसकी धड़कती हुई क्लिटोरिस को बेतहाशा रगड़ रही थीं, जबकि मैं उसे मदहोश कर देने तक उसके सिर में संभोग कर रहा था। लानत है, मैंने गुर्राते हुए कहा और उसे मुश्किल से सांस लेने का मौका देते हुए थोड़ा पीछे खींचा, फिर और गहराई से अंदर घुस गया। देखो, तुम्हें घुट रही हो और तुम चरम सुख पा रही हो। वह थी, पूरा शरीर कांप उठा, उसकी जांघें उसके अपने हाथ के चारों ओर कस गईं। एक और चरम सुख उसके शरीर से होकर गुजरा, हिंसक, जबकि मेरा लिंग उसके गले को चीर रहा था। मेरे लिंग के चारों ओर दबी हुई चीखें गूंज रही थीं। लार और वीर्य मिलकर झाग बना रहे थे, जिससे उसका चेहरा बदहाल हो गया था और फर्श पर टपक रहा था। आंसुओं और लार के बीच से कस्तूरी काली नदियों की तरह बह रही थी। एक शानदार लेकिन बर्बाद कर देने वाला मंजर। मैंने और तेजी से और जोर से धक्के मारे। मेरे अंडकोश उसकी ठुड्डी से कस गए। ये दृश्य, चेहरा बिगड़ा हुआ, आंखें आनंदमय पीड़ा में पीछे की ओर घूम रही थीं, उंगलियां उसकी अपनी टपकती योनि में धंसी हुई थीं क्योंकि वह घुट रही थी, अपवित्र था। पीटर। जब मैंने उसका सिर एक पल के लिए पीछे खींचा तो वह हौंफते हुए बोली, और मुझे बर्बाद कर दो। उद्धरण चिन्ह। मैंने खुद को पूरी तरह से उसमें समा लिया। उसकी नाक मेरी जांघ की हड्डी से टकराए। उसका गला बुरी तरह फड़क रहा था, मेरी लंबाई को निचोड़ रहा था। एक कर्कश, घुरघुराहट भरी चीख मांसपेशियों में दब गई। मैंने उसे वहीं थामे रखा, उसकी छटपटाहट को महसूस किया, उसे इसमें आनंद महसूस हुआ। जैसे ही मेरी नज़र धुंधली हुई, मैंने खुद को पूरी तरह से बाहर निकाल लिया। लार और वीर्य की एक मोटी रस्सी उसके चोटिल होंठों को मेरे धड़कते लिंग से जोड़ रही थी, लचीली, अश्लील। वह खांसी, हाँफने लगी, उसके क्षतिग्रस्त चेहरे पर एक आदिम मुस्कान फैल गई। और भी तरल पदार्थ उसकी ठुड्डी से नीचे बहने लगे। उसने उन्हें युद्ध के रंग की तरह लगाया हुआ था, आदिवासी, पवित्र। फिर से उसने कर्कश स्वर में कहा, आवाज फटी हुई, बेजान सी। प्लीज, पीटर डार्लिंग। फिर से वो नाम बिजली की तरह कौंधा। डार्लिंग। मैंने उसका सिर पकड़ा, मुट्ठी से उसके बाल खींचकर उसके गले को सही कोण पर लाया, फिर उसे पूरी तरह से अपने वश में कर लिया। होंठ मेरे आधार को चूम रहे थे, गला तबाही का अपना कर्कश गीत गा रहा था। वह पवित्र स्थान उसके गौरवशाली, स्वेच्छा से किए गए विनाश की गूंज से गूंज उठा। हवा में कर्कश ध्वनि गूंज रही थी, ओजोन की घनी गंध और उसके गले की दुर्गंध से भरी हुई। सोफिया का चेहरा किसी कलाकृति जैसा था, आंसुओं से भीगा, लार से लथपथ, आंखें अंगारों की तरह धधक रही थीं। पूजा, घुटन, छींटे, बस आग में घी डालना। वह मुझे ऐसे देख रही थी जैसे कोई शैतान संत का वेश धारण किए हो, जंगली, भूखी। और ज्यादा, उसने कर्कश और खुरदरी आवाज में कहा, मुझे तुम्हें तब तक खाना है जब तक तुम मुझे खाना लो। मेरे दोस्तों, अगर आपको नोवेल पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और मेरे चैनल नोवेल एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको नया वीडियो तुरंत मिल सके।